हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 2611। एक गर्जनापूर्ण ध्वनि जिसने पूरे देव राजधानी को कंपा दिया भूमिगत महल से उठी। यह ध्वनि आज रात के महायुद्ध की चिंगारी बन चुकी थी। सभी शक्तियां हरकत में आ चुकी थीं और हर तरफ से हत्या की भावना प्रचंड लहरों की तरह उमड़ रही थी। शाही किले के बाहर भी यही हाल था और भीतर भी। आर्यन का हृदय कस गया। वह तुरंत वहां से निकलना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह स्वर्गिक सामंजस्य के महाभवन से एक कदम भी बाहर निकाल पाता, सिंहासन पर बैठे गगनचारी दूत ने उसे रोक लिया। युद्ध आरंभ होता है, दूत की कठोर आवाज हवा में गूंज उठी। झाओ हैतियन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। उसने ताना मारा, छोटे बच्चे, क्या सोच रहे हो? आर्यन एक क्षण के लिए रुका, परंतु उसके रुकने का कोई इरादा नहीं था। स्वर्ग दल का यह भोज उसकी नजरों में बेमानी था। यदि योरों के लिए न होता तो वह इसमें कदापि भाग न लेता। आदिम जगत में प्रवेश। हाँ, यह सत्य था। वह और भी शक्तिशाली आदिम जगत में जाना चाहता था, अपनी पहचान का पता लगाने, अपनी बंद यादों को खोलने और उस रहस्यमयी प्रौद्योगिकी खेल प्रणाली का स्रोत जानने जो उसकी आत्मा में स्थापित की गई थी। ये सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण थीं, परंतु उसके भाई के जीवन से अधिक नहीं। वज्रक संकट में था। आर्यन ने बिना सोचे समझे उसकी ओर दौड़ने का निश्चय किया। इसलिए आर्यन ने झाओतियन की एक न सुनी और बड़े बड़े कदमों से हॉल से बाहर निकल गया। झाओ हैतियन ने उपहास करते हुए कहा, छोकरे, क्या अब डर लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, तुम खुद को ज्यादा समझते हो। उसकी आवाज में घोर तिरस्कार भरा था। चारों ओर से उपहास भरी हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। तुम्हारे पास सिर्फ रसायन विद्या और शोधन विद्या में थोड़ी निपुणता है, परंतु जब युद्ध की बात आती है तो तुम शायद एक कुत्ते की तरह दुबक जाओगे। उसका आतुर चेहरा देखो, तुम बता सकते हो कि वह कितना डरा हुआ है। मुझे डर है कि वह पहले से ही कांप रहा होगा। क्या कोई रसायन विद्या में अच्छा होकर शिखर पर खड़ा हो सकता है? क्या कोई शोधन विद्या में अच्छा होकर शिखर पर खड़ा हो सकता है? नहीं, इस दुनिया पर मार्शल कलाकारों का शासन है। एक सहायक खेती तकनीक का क्या उपयोग? मार्शल आर्ट ही राजा का मार्ग है। ठीक कहा, मार्शल आर्ट ही राजा का मार्ग है। तुम्हारी सहायक खेती तकनीक का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वह बेकार है। मैं तुम्हें बस एक थप्पड़ से मार डालूंगा। अहंकारी और अहंकारी बनो। हाँ हाँ हाँ, कई लोग हंसे। शाओ डाई और दानव सम्राट का 17वां पुत्र भी तेजी से उसके पीछे पीछे चले। इस समय जुआन मिंग प्राइमैक्रोन घबरा गई। आर्यन उसका मोहरा था। यदि वह अब भाग निकलता तो उसके लिए बहुत अहितकर होता। क्षण भर में जुआन मिंग प्राइमैक्रोन के विचारों ने गति पकड़ी। आर्यन, रुको। आर्यन ने उसकी अनदेखी की। जुआन मिंग प्राइमैक्रोन ने सीधे कहा, यदि तुम चले गए तो क्या तुम जानते हो कि योरों के शारीरिक शरीर का क्या होगा? मैं उसे निश्चित रूप से झाओ हैतियन के हाथों मरवा दूंगी। यदि तुम चले गए तो वह आज मर जाएगी। आर्यन अचानक रुक गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। हाँ हाँ हाँ। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि उसका क्रोध एक जलती हुई ज्वाला की तरह फूट पड़ा था। जुआन मिंग प्राइमैक्रोन थोड़ी शांत हुई और ठंडे स्वर में बोली, तुम अपनी प्रिय महिला को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं ना? भले ही वह न मरे, वह एक बूढ़े हिजड़े से शादी करेगी। तुम उसे एक बूढ़े हिजड़े द्वारा खेला जाना नहीं चाहते हैं ना? तो आज्ञाकारी बनो, समझे? आर्यन ने गंभीरता से कहा, यदि योरों मर गई तो तुम्हारी भी अच्छी जिंदगी नहीं होगी। यदि वह मर गई
तो तुम नाग यांग ऊर्जा को विकसित नहीं कर पाओगी। तुम्हारी आयु कम हो जाएगी और तुम धीरे धीरे बुढ़ापे से मर जाओगी। भले ही वह झाओ हैतियन से शादी कर ले, उसके व्यक्तित्व के साथ क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें शाही क्यूई विकसित करने देगा? वह तुम्हें आदिम जगत में ले जाएगा। सपने देखना बंद करो। बूढ़ी चुड़ैल, मैं तुम्हारी एकमात्र आशा हूं, समझी? अब तुम केवल मेरे लिए उसे रोके रखना और मेरे लौटने का इंतजार करना, आर्यन ने गंभीरता से कहा। और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुझे जो बात नापसंद है वह है मुझे धमकाना, मेरे आसपास के लोगों के जीवन से मुझे धमकाना। आर्यन क्रोधित था। कहा जा सकता है कि वह क्रोध से उबल रहा था। यदि वह कर पाता तो वह तुरंत जुआन मिंग प्राइमैक्रोन को मार देना चाहता था, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। इसके विपरीत उसका हृदय असामान्य रूप से शांत था। भूमिगत महल में केवल एक ट्रांसफार्मर था, इसलिए उसे वहां पहुंचना था। और जुआन मिंग प्राइमैक्रोन द्वारा नियंत्रित इयोरोंग थोड़े समय के लिए निश्चित रूप से ठीक रहेगी। जुआन मिंग प्राइमैक्रोन को यह अच्छी तरह पता था कि इयोरोंग उसकी एकमात्र आशा थी। चाहे वह नाग यांग ऊर्जा को विकसित करना हो या गगनचारी दूत द्वारा चुना जाना हो, वह इयोरोंग को मरने नहीं दे सकती थी। जुआन मिंग प्राइमैक्रोन की आंखें कस गईं और उसने क्रूरता से कहा, छोटे बच्चे, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं इयोरोंग को मरवा दूंगी? आर्यन ने स्वीकार किया, डरता हूं, बहुत डरता हूं। जुआन मिंग प्राइमैक्रोन ने कहा, तो फिर भी तुम हिम्मत करते हो? उसकी बात पूरी होने का इंतजार किए बिना आर्यन ने सीधे टोक दिया, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा डरती हो कि वह मर जाएगी। जुआन मिंग प्राइमैक्रोन की आंखें क्रूर हो गईं। क्रोध फूट पड़ा। इस क्षण इयोरोंग का चेहरा अचानक लाल हो गया। फूट। एक मुट्ठी भर खून बाहर निकला। ताजा खून आर्यन के पैरों पर छलक गया। आर्यन की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसका क्रोध और भी तीव्र हो गया। ब्लैक नेदर ग्रैंड सॉवरेन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सही हो, इयोरोंग अभी मेरे लिए मर नहीं सकती, लेकिन मेरी शक्ति के नियंत्रण में जब तक वह मरती नहीं, मैं उसे अत्यधिक पीड़ा दे सकती हूं। मैंने अभी तुम्हें एक छोटी सी चेतावनी दी थी। यदि तुम दरवाजे से आधा कदम भी बाहर निकालने की हिम्मत करते हो तो मैं उससे तुम्हारा चेहरा खरोंचवा दूंगी। तुम भी नहीं चाहते कि तुम्हारी पसंद की महिला बदसूरत हो जाए, है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। जुआन मिंग प्राइमैक्रोन ने क्रूरता से हंसा। गुस्सा। वह अत्यंत क्रोधित था। वह इतना क्रोधित था कि आर्यन लगभग पागल होने वाला था। उसके दांत टूटने वाले थे। उसकी आंखें इयोरों पर टिकी थीं और उसकी आंखों से असामान्य रूप से तीव्र हत्या की भावना फूट रही थी। जुआन मिंग प्राइमैक्रोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था, आज्ञाकारी बनो, समझे? हाँ हाँ हाँ। झाओ हैतियन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने इयोरों को देखा और उसकी आंखें भी घूमने लगीं। गगनचारी दूत भी हल्का सा मुस्कुराया। भले ही जुआन मिंग प्राइमैक्रोन उसे न रोकती, वह रोक लेता, क्योंकि वह आर्यन की पूरी शक्ति देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि क्या आर्यन के मार्शल मार्ग में भी एक प्राचीन विरासत की शक्ति थी। यदि थी, तो यह प्राचीन विरासत एक पूर्ण विरासत की शक्ति होगी। यदि ऐसा था, गगनचारी दूत के हृदय में लालच और भी बढ़ता गया और वह इसे अब और दबा नहीं सका। जैसे ही उसे एक प्राचीन विरासत मिल जाती, कुछ समय मिलने पर वह आदिम जगत का एक अधिपति बन जाता। तब स्वर्ग दल भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। छोटी तितली ने धीमी आवाज में कहा, आह लौंग, योरोंग दीदी को क्या हुआ? उसे किसने घायल किया? क्या बड़ी बहन ने खुद को चोट पहुंचाई?
क्या वह बूढ़ी चुड़ैल थी? ज्येष्ठ दानव पुत्र ने कहा, छोटे कनिष्ठ भाई। एक और दानव पुत्र ने कहा, कनिष्ठ भाई करो। वे अब और नहीं रुक सकते थे। वे अब और नहीं रुक सकते थे। यदि आर्यन प्रकट न होता तो वे पहले ही लड़ना शुरू कर देते। अब जब आर्यन प्रकट हो चुका था तो वे सब आर्यन के चारों ओर केंद्रित थे और आर्यन को रोका जा रहा था। वह बहुत निष्क्रिय था। वे भी अत्यंत नाखुश थे और आर्यन के लिए कुछ बोझ साझा करना चाहते थे। उनके शब्दों में हत्या की भावना भरी थी क्योंकि वे आर्यन के आदेशों का इंतजार कर रहे थे। सभी ने आर्यन की ओर देखा। सभी ने। अब इस क्षण जैसे ही आर्यन आदेश देता, स्वर्ग और सामंजस्य महल में, महल के बाहर और शाही किले के बाहर की असामान्य सेना तुरंत हमला कर देती। क्या आप इस रोमांचक कथा को आगे बढ़ाना चाहेंगे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2612। नेति का रणक्षेत्र, आर्यन का संकल्प। पलक झपकते ही यह सब होने में बस कुछ ही क्षण लगते। एक बार आर्यन ने आदेश दे दिया होता तो वे सब बिना अपनी जान की परवाह किए आगे बढ़ जाते। एक बार आर्यन ने आदेश दे दिया होता तो लाखों विकृतियां तुरंत ईश्वर की राजधानी में उमड़ पड़ती। एक बार आर्यन ने आदेश दे दिया होता तो महल के बाहर 100 सच्चे योद्धा तुरंत महल में घुस जाते। वे सब आर्यन के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इस क्षण आर्यन पहले से कहीं ज्यादा शांत था क्योंकि उसका एक अकेला निर्णय यहाँ कई लोगों की जान ले सकता था। अगर पहले की बात होती तो आर्यन सब कुछ नजरअंदाज कर देता, लेकिन इस समय वह केवल स्वयं नहीं था बल्कि कई लोगों का जीवन और मृत्यु उस पर निर्भर थी। वह नहीं चाहता था कि दूसरे उसके लिए मरें। फिर भी अगर केवल झाओ हैतियन और शुआन मिंग प्राइमक्रोन होते तो शायद उसने जोखिम उठा लिया होता, लेकिन वहां एक आकाशगश्ती दूत भी था जिसकी साधना अथाह थी। जब तक यह बड़ा अधिकारी यहाँ था, आर्यन के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। और हाँ, उसे जल्द से जल्द सच्चे योद्धा सम्राट के दायरे में प्रवेश करने और खुद को यथासंभव मजबूत बनाने का रास्ता खोजना था। हफ। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को दबाते हुए। उसने अभी अभी परिष्कृत की गई छड़ी छोटी परी को दी और कहा, इसको भूमिगत महल में जाकर किंग कोंग को दे दो। वह इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएगा। तुम सब जाओ। आर्यन ने ज्येष्ठ भ्राता दानव बालक की ओर देखा। वह थोड़ा चौंक गया। छोटे भाई, तो तुम यहाँ अकेले होगे? आर्यन ने कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। छोटी परी ने कहा, आर्यन। आर्यन जानता था कि छोटी परी उसकी चिंता कर रही है और कहा, अगर तुम लोग चले जाओगे तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। किंग कोंग के साथ महल छोड़ दो और मेरे आदेशों का इंतजार करो। चलो, आर्यन ने गंभीरता से कहा। ज्येष्ठ भ्राता दानव बालक की आंखें तन गईं और उसने गंभीरता से कहा, छोटे भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा। यह कहकर ज्येष्ठ भ्राता दानव बालक ने कहा, चलो चलें। छोटी परी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। उस धधकती लाल छड़ी को पकड़े हुए वह हर 3 कदम पर पीछे मुड़कर देखती हुई चली गई। वे सब रुकना चाहते थे, लेकिन वे सब अपने दिल में जानते थे कि अगर वे रुके तो वे आर्यन के लिए केवल एक बोझ होंगे। उन्हें जाते हुए देखकर आर्यन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह सुरक्षित नहीं था। झेनवू महान सम्राट दायरे के एक विशेषज्ञ के लिए दूरी केवल कुछ सेकंड की बात थी। छोटी परी और दूसरे सुरक्षित नहीं थे। हालांकि कम से कम तियानहे के महान हॉल में
आर्यन को कोई चिंता नहीं थी और वह पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था। आर्यन मुड़ा और हॉल के केंद्र की ओर वापस चला गया। झाओ हैतियन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या अब भाग नहीं रहे? यहां रहो और मरने की तैयारी करो। आर्यन ने उसे ठंडी निगाह से देखा और कहा, सही कहा। यहीं रहो और अपनी जान लेने की तैयारी करो। झाओ हैतियन ने तिरस्कार से फुंकारा और कहा, मैं तुम्हें एक हाथ से घुटनों पर बिठाकर मुझे पिता कहलवा सकता हूं। क्या तुम समझते हो? यह आत्मविश्वास था, क्योंकि वह झाओ चोंगशान था। यह इसलिए था क्योंकि वह झाओ चोंगशान सच्चे योद्धा महाद्वीप का सबसे मजबूत विशेषज्ञ था। सच्चे योद्धा दायरे की तो बात ही छोड़ो, अगर एक शिखर सच्चे योद्धा सम्राट विशेषज्ञ भी उसके सामने होता तो भी वह उसे एक हाथ से कुचल सकता था। कीमिया, परिष्करण, नक्काशी। उसने अपने दिल में आग दबाई। युद्ध के मैदान में वह आर्यन को इस दुनिया में आने का पछतावा करवाएगा। आर्यन ने आकाशगश्ती दूत की ओर देखा और कहा, क्या हम शुरू कर सकते हैं? वह बात नहीं करना चाहता था। उसके मन में केवल एक ही बात थी, बॉस को मारना। आकाशगश्ती दूत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से एक जगह चुनूं? आर्यन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस शुरू करो। वैसे भी यह मेरा घर नहीं है। अगर यह नष्ट भी हो गया तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा। झाओ हैतियन की निगाह तन गई। आकाशगश्ती दूत ने उदासीनता से कहा, निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए बेहतर होगा कि हम उस बाधा में प्रवेश करें जो मैंने प्रतियोगिता के लिए स्थापित की है। यह कहकर आकाशगश्ती दूत की उंगली पर एक प्रतिदीप्त प्रकाश चमका और प्रकाश का एक प्रभामंडल ऊपर उठा। तुरंत ही प्रकाश का प्रभामंडल एक अर्धवृत्ताकार प्रकाश ढाल की तरह तियान्हे के महान हॉल के बाहर गिरा। इस क्षण इसने हॉल के बाहर के सभी लोगों को कुचल दिया। जो लोग थोड़े धीमे थे वे खून के पोखर में कुचल गए। उन्हें चिल्लाने का भी समय नहीं मिला। सैकड़ों लोग तुरंत मारे गए। इसे निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने से बचना कहा जाता था। आर्यन की आंखें तन गईं क्योंकि उसने सिस्टम के माध्यम से आकाशगश्ती दूत का नाम देखा। उसने मन ही मन सोचा, पीला नाम नहीं बदला। लंबे समय तक नाम का रंग नहीं बदला। दूसरे शब्दों में, वर्तमान आकाशगश्ती दूत का नाम पहले से ही पीला था। पीला रंग उसके परिवर्तनों को दर्शाता था। हालांकि वह सक्रिय रूप से हमला नहीं करेगा, वह किसी भी समय उत्परिवर्तित हो सकता था। यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह कब उत्परिवर्तित होगा। इसके अलावा, जैसे ही आर्यन ने बाधा को नीचे आते देखा, वह और भी चिंतित हो गया। बाधा एक पिंजरे की तरह थी। एक बार जब वह बाहर निकला, आर्यन ने पूछा, क्या मैं बाधा में प्रवेश नहीं कर सकता? झाओ हैतियन बाधा में कदम रखा और कहा, बच्चे, समय बर्बाद मत करो। जल्दी आओ और मर जाओ। मुझे बाद में अपनी मंगेतर के साथ सुहागरात में जाना है। हा हा हा। झाओ हैतियन अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह चाहता था कि वह तुरंत आर्यन को तब तक पीटे जब तक वह जमीन पर घुटने न टेक दे और दया की भीख न मांगे। आकाशगश्ती दूत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं। उसके चेहरे पर एक धूर्त लोमड़ी का भाव था। जैसा कि आर्यन ने उम्मीद की थी, यह बाधा एक पिंजरा थी। इतना ही नहीं, इस बाधा का एक और कार्य भी था। इसकी बोध क्षमता अत्यंत शक्तिशाली थी। जैसे ही आर्यन प्राचीन विरासत की शक्ति का एक अंश भी उपयोग करेगा, वह तुरंत इसे महसूस कर पाएगा। और जब वह प्राचीन विरासत की शक्ति को महसूस करेगा, आर्यन जीत जाएगा और यह बाधा उसे तुरंत फंसा लेगी। उस समय
अंतिम विजेता वही होगा। शुआन मिन प्राइमक्रोन की आवाज फिर से यी योरों के शरीर से आई और उसने कहा, आर्यन, तुम क्यों देर कर रहे हो? जल्दी करो और बाधा में प्रवेश करो। झाओ हैतियन ने एक बार फिर जोर दिया, तुम कुत्ते, जल्दी आओ और मर जाओ। वह लगातार चिल्ला रहा था। वह आर्यन को मारने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 10 महान परिवारों के लोग भी उसे उकसा रहे थे, जल्दी जाओ और अंदर जाओ। क्या तुम डर रहे हो? बच्चे, जल्दी करो और अंदर जाओ। चलो देखें कि तुम कैसे अभी भी अहंकारी हो सकते हो। अंदर जाओ, अंदर जाओ और मर जाओ। यह देखकर कि आर्यन बाधा में प्रवेश नहीं कर रहा था, 10 महान परिवारों के लोग भी चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि आर्यन डर गया है। आखिर वह केवल योद्धा दायरे में था और झाओ हैतियन योद्धा सम्राट दायरे में था। उनकी ताकत पूरी तरह से अलग स्तर पर थी और वह उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। अंदर जाना मतलब मौत। आर्यन हॉल से बाहर निकला, लेकिन सीधे बाधा में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय वह यू वानशान के पास गया और कहा, एल्डर यू, अगर मैं अंदर अकेला बचा हूं तो इस स्पेस रिंग को कुचल देना। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। केवल यू वानशान ने इसे सुना। यू वानशान थोड़ा अवाक रह गया। उसने अपने हाथ में छोटी स्पेस रिंग को देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें। वह बड़बड़ाया, इसमें क्या है? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, आर्यन पहले ही मुड़ चुका था और बाधा के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा था। ये योरोंग भी पास आई। उसकी आंखें अभी भी ठंडी थीं, लेकिन उसके शरीर में शुआन मिंग प्राइमक्रोन थोड़ा घबराया हुआ था। इसने आर्यन को एक बार फिर याद दिलाया, बच्चे, याद रखना, अंदर जाने के बाद पहले झाओ हैतियन को मारना, अन्यथा तुम फिर कभी ये योरों को नहीं देख पाओगे। क्या तुम समझते हो? आर्यन ने कुछ नहीं कहा और बाधा में कदम रखा। हाँ हाँ। जैसे ही उसने दायरे में कदम रखा, झाओ हैतियन, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, ने अपनी हथेली से वार किया। विशाल योद्धा सम्राट आभा लाखों पहाड़ों की तरह नीचे आ गिरी। क्या आप जानना चाहेंगे कि इसके बाद आर्यन के साथ क्या होता है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2613। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। दानवों का आह्वान। अंध्रप्रभ ने अपने स्वामी को नमन किया। तीनों एक एक करके नहीं लड़ रहे थे, बल्कि यह उनके बीच एक अराजक युद्ध था। हालांकि ईशानी आर्यन के साथ अंदर नहीं गई, बल्कि मोहपाश के प्रवेश द्वार पर खड़ी हो गई। वह जानती थी कि आर्यन के मोहपाश में प्रवेश करते ही जाओ हैतियन निश्चित रूप से हमला करेगा। चाहे कोई भी जीते या हारे, विजेता जुआन मिंग प्राइमैक्रॉन होगा। यह केवल एक कोरी कल्पना थी। ईशानी ने मोहपाश से जाओ हैतियन के हथेली के हमले को देखा और उसकी आंखें तन गईं। बूढ़े हिजड़े का बादलपलट हथेली। शक्ति का शिखर। सच्ची मारक शक्ति अपने चरम पर है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जैसा मैंने अनुमान लगाया था, जाओ हैतियन के शरीर में शक्ति उस पुराने राक्षस जाओ चोंगशान से आई थी। जुआन मिंग प्राइमैक्रॉन की आंखें तन गईं। उसी समय वह आर्यन को भी देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, बच्चे, क्या तुम इस हथेली को झेल पाओगे? मुझे निराश मत करना। यदि तुम मर गए तो ईशानी भी मर जाएगी। कहे। मोहपाश पारदर्शी था और केवल एक हल्की आभा से घिरा हुआ था। हर कोई अंदर क्या हो रहा था उसे साफ साफ देख सकता था।
जब आर्यन मोहपाश में दाखिल हुआ और जाओ हैतियन ने अचानक हमला किया तो कई लोगों ने ठंडी सांस ली। वह मरने वाला है। अचानक हमला, वह बच्चा निश्चित रूप से इसे रोक नहीं पाएगा। हम किस चीज से रोकेंगे? चाहे सच्ची मारक शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसके लिए महान सम्राट ज़ेन्बु का मुकाबला करना असंभव है। उसकी शक्ति एक ही स्तर पर भी नहीं है, वह कैसे रोक पाएगा? उसी के साथ ऐसा होना चाहिए। किसने कहा उसे अहंकारी होने को, इतना घमंडी होने को? मुझे वह पसंद नहीं है। एक देहाती सोचता है कि वह गोलियां और हथियार बना सकता है, इसलिए वह इतना अहंकारी है। किसी को यह जानना चाहिए कि यह दुनिया योद्धाओं द्वारा शासित है। उसे मार डालो, उसे मार डालो। कई लोग बदहवास होकर चिल्लाने लगे। स्काई पेट्रोल दूत की आंखें भी थोड़ी तन गईं और वह अपने दिल में चिंता करने लगा। आखिर जाओ हैतियन की खेती आर्यन से कहीं ज्यादा थी। अगर इस हथेली के वार से सीधे आर्यन की मौत हो गई तो क्या होगा? वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सर्वशक्तिमान सहायक प्राचीन तकनीक थी। अगर वह मर गया तो यह अफसोस की बात होगी। हालांकि निरीक्षक स्वर्गीय दूत ने उसकी रक्षा नहीं की। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और मन ही मन सोचा, बच्चे, मुझे निराश मत करना। मोहपाश के भीतर, अवरोध के अंदर, जाओ हैतियन ने अपनी दाहिनी हथेली पलट दी। बूम, बूम, बूम। तेज हवा चली और एक विशाल शक्ति लगातार बाहर निकलती रही। हथेली बादलों की मोटी परत की तरह थी, जो महान सम्राट ज़ेन्बु की सारी आभा को समेटे हुए थी और आर्यन के सिर पर प्रहार कर रही थी। जाओ हैतियन ने घमंड से कहा, कुत्ते, मैंने तुमसे कहा था कि अहंकारी बनो। मर जाओ। उसने अपने गुस्से को दिल खोलकर निकाला और उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से क्रूर थी। वाहा! आर्यन अवरोध में चला गया और उसका पूरा शरीर कुचल गया। ज़ेन्बु महान की शक्ति का दबाव, जो लाखों पहाड़ों जैसा था, उसके शरीर पर भारी पड़ रहा था। उसकी नसें, रक्त और शक्ति इस पल में स्थिर हो गए थे। हालांकि आर्यन ने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। जब वह अवरोध के सामने था तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जाओ हैतियन अवरोध में प्रवेश करते ही हमला करेगा। अगर वह होता तो वह भी तीनों के लड़ने पर पहला कदम उठाता ताकि ऊपरी हाथ हासिल कर सके। अपनी पूरी ताकत से एक व्यक्ति को मार डालो। इस तरह यह एक पर एक स्थिति बन जाएगी, न कि दो पर एक। बादलपलट हथेली की शक्ति भयंकर थी। अगर हथेली आर्यन से टकराती तो वह निश्चित रूप से मर जाता। इसलिए जैसे ही वह अवरोध में दाखिल हुआ, आर्यन का दाहिना हाथ हिल गया और लघु 10 मंजिला दानव शिवालय प्रकट हुआ। विचार चला, दानव सेनापति को बुलाओ। बाहर आओ। स्वर्गदंड युद्धदेव। यह हमला, आर्यन निश्चित रूप से इसे झेल नहीं पाएगा। वह इसे रोकना नहीं चाहता था। रक्षा उसका व्यक्तित्व नहीं थी, हमला उसका स्वभाव था। 10 मंजिला दानव शिवालय थोड़ा हिल गया और दानव शिवालय में आह्वान शक्ति सक्रिय हो गई, सीधे दूसरे विमान में प्रवेश कर गई। दानव लोक। इस क्षण दानव लोक हॉल थोड़ा हिल गया। दानव देव, जिसकी आंखें बंद थीं, अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसका शरीर डर के निशान के साथ थोड़ा कांप गया। यह फिर से आ गया। इसे फिर से बुलाया जा रहा है। वह डर के मारे अपनी सीट से लगभग गिर ही गया। दानव सेनापतियों में से कई भी स्तब्ध रह गए। प्रभु, इसे फिर से क्यों बुलाया जा रहा है? वह हमें क्या समझता है? उसका बुलाया हुआ जानवर? बस किसी को भेज दो। यह सही है, पिछली बार हमने जनरल जिंगयुन को भेजा था,
हमने उसे पर्याप्त सम्मान दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना लालची होगा। यह केवल एक दिन हुआ है और वह हमें फिर से बुलाना चाहता है। सही, बस एक दानव सैनिक को भेज दो उससे निपटने के लिए। दानव देव की आज्ञा। कई दानव सेनापति क्रोधित थे। दानव इतने अहंकारी थे, एक इंसान द्वारा बुलाया जाना, इसे क्या कहते हैं? यह उनके लिए एक अपमान था। इसके अलावा उन्हें एक निचले विमान के व्यक्ति द्वारा अपमानित किया गया था, जिसने उन्हें और भी नाखुश कर दिया। हालांकि दैत्यराज ने आंखें तरेरी और चिल्लाया, तुम्हें क्या पता क्या बकवास है? एक क्रोधित गर्जना। पूरे दानव हॉल की आवाज तुरंत कुचल दी गई। वे सभी स्तब्ध थे। उन्होंने दानव देव को इतना क्रोधित पहले कभी नहीं देखा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि दानव देव निचले विमान के एक बच्चे से क्यों डरेंगे। वास्तव में दानव देव बहुत डर गए थे। कोई नहीं जानता था कि वह आर्यन से अपने दिल में कितना डरते थे। जिस पल उसने दानव शिवालय के आह्वान को महसूस किया, उसका दिल कांप गया। वह जानता था कि उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि श्रद्धा थी। यह आर्यन की पहचान के कारण था कि उसे इतना भय महसूस हुआ। तुरंत दानव देव के भौहों के बीच थोड़ा तनाव बढ़ गया, जैसा कि उसने कहा, इस बार वह और भी अधिक उत्सुक लग रहा है। मुझे डर है कि जिंगेयुन को भेजना। कल उसने जिंगेयुन को लड़ने के लिए भेजा था। जिंगेयुन की वापसी पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार आर्यन संतुष्ट नहीं था। इसलिए वह जिंगेयुन को फिर से नहीं भेज सकता था। तुरंत दानव देव की आंखें तन गईं और विचार चला। गड़गड़ाहट। दानव लोक के ऊपर आसमान गड़गड़ाया। तुरंत बाद दूर का रक्त सागर मथने लगा। विशाल रक्त नेत्रों की एक जोड़ी लाल रोशनी से चमक उठी और पश्चिमी दुनिया के एक राक्षस जैसा दिखने वाला एक विशाल शरीर धीरे धीरे रक्त सागर से ऊपर उठा। दानव देव महल के सभी दानव सेनापति चौंक गए। प्रभु दानव देव, यह उसे जाने दो। यह उसे सम्मान दे रहा है ना? वह है। वे सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दानव देव इस व्यक्ति को जगाएंगे। यह बहुत अविश्वसनीय था। विशाल दानव सेनापति हवा में चला और भारी भरकम उतर गया। बूम! पूरा दानव लोक थोड़ा कांप रहा था। देवदानव हवा में उड़ गया और सीधे दानव हॉल से बाहर निकल गया। उसने ठंडी सांस ली, अपनी पूरी ताकत से हमला करो। याद रखना, तुम्हें स्वामी आर्यन को संतुष्ट करना होगा, क्या तुम समझते हो? विशाल दानव सेनापति की आंखें काली पड़ गईं और उसने भारी सिर हिलाया। फिर दानव देव ने दानव शिवालय से विशाल दानव सेनापति पर सीधे आह्वान छोड़ दिया। इस क्षण दानव सेनापति का शरीर गायब हो गया। यह भी इसी क्षण हुआ कि दानव शिवालय से भारी मात्रा में दानव लोक ऊर्जा फट पड़ी। यह अतुलनीय रूप से घना था, पिछली बार जिंगेयुन की शक्ति से पूरी तरह से अलग। आर्यन थोड़ा कांप गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जिंगेयुन को नहीं बुलाया? इस बार मैंने किसे बुलाया? मुझे कोई कचरा या ऐसा कुछ मत देना। उसने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। गुंजन, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या इस खंड पर आपके कोई और प्रश्न हैं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2614। यह तो बहुत ही रोमांचक दृश्य था। एक बार की बात है, आर्यन नाम का एक युवक, जिसके इरादे आकाश से भी ऊंचे और हौसले चट्टान से भी मजबूत थे, एक भयानक युद्ध के मैदान में खड़ा था।
उसके सामने राक्षसी और भयावह स्वरूप लिए भयानक लिच किंग और दानव सेनापति थे। यह ऐसा नजारा था जिसे देखकर किसी भी सामान्य व्यक्ति के प्राण सूख जाते, लेकिन आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लिच किंग, मैं आर्यन खुशी के मारे हकला रहा था। उसके दिल में जैसे खून खौल रहा था। अरे वाह! दानव देव, तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे यह बहुत पसंद है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दुर्जेय दुश्मन उसके सामने खड़ा होगा। उसके भीतर उत्साह की लहरें उठ रही थीं। तभी उसकी नजर झाओ हैतियन पर पड़ी, जो अपनी हथेली से वार कर रहा था। आर्यन की आंखें गहरे रंग की हो गईं और उसने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, उसे मार डालो। लिच किंग ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसके शरीर से राक्षसी लपटें ऐसे निकली जैसे कोई ज्वाला पागलपन में जल रही हो। उसके माथे पर लगे दो सींग अचानक ऊपर उठ गए। उसने कोई बचाव नहीं किया। उसने सीधे अपने सिर से झाओ हैतियन के बादल पलटने वाली हथेली को रोक दिया। इस क्षण सारी शक्ति लिच किंग द्वारा रोक ली गई। यह ऐसा था जैसे एक बदबूदार पाद हवा में घुल गया हो, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। झाओ हैतियन के माथे पर बल पड़ गए। लिच किंग की आंखें भयानक हो गईं और उसने कोल्डली कहा, स्वामी ने कहा है कि तुम्हें मारना है। उसी पल घातक इरादा आकाश तक पहुंच गया। पूरा चौक हिल गया। यह अभी भी गश्ती दूतों के जादू के घेरे में था, अन्यथा केवल लिच किंग का दिखना ही पूरे महल को पलट देने के लिए काफी होता। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वे मूर्खों की तरह आकाश की ओर देख रहे थे। वह क्या है? वह किस तरह का राक्षस है? हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? माँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। हालांकि एक बाधा थी, दृश्य का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि वह एक आम आदमी के दिल को कुचल सकता था। गश्ती दूत थोड़े तनाव में आ गए और उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या यह फिर से डार्क वर्ल्ड से है? क्या वह डार्क वर्ल्ड से हो सकता है? या क्या यह उसकी प्राचीन विरासत शक्ति प्राचीन आह्वान है? अगर यह सिर्फ एक आह्वान है। गश्ती दूत थोड़ा नाखुश था। आह्वान एक सहायक खेती तकनीक के बराबर था, न कि मार्शल आर्ट की शक्ति। यही बात उसे संतुष्ट नहीं कर रही थी। हालांकि आकाश निरीक्षण दूत ने उसे नहीं रोका। वह जानता था कि आर्यन द्वारा बुलाया गया डार्क वर्ल्ड का युद्ध सेनापति इस विमान में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और उसके जादू के घेरे में तो यह और भी कम समय के लिए रहेगा। यह 1 मिनट तक रह सकता था, लेकिन प्राचीन बाधा के कारण लिच किंग के पास केवल 30 सेकंड थे। जिस क्षण लिच किंग को बुलाया गया, आर्यन के दिमाग में एक टाइमर दिखाई दिया। 30 सेकंड। धत तेरी की। जितना शक्तिशाली होगा, उतना ही कम समय होगा। इस बार हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, आर्यन चिल्लाया, मार डालो। उसने कल स्वर्ग दंड देने वाले युद्धदेव को बर्बाद कर दिया था। अगर उन्होंने शुरू से ही तेजी से काम किया होता, तो झाओ वूजी और असीम प्राचीन पूर्वज झाओ हैतियन को नहीं बचा पाते। अब जब झाओ हैतियन झाओ चोंगशान बन गया था, तो उन्हें उसे मारना ही था। लिच किंग हिल गया। राक्षसी लपटें ज्वालामुखी की तरह फूटीं। झाओ हैतियन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसी क्षण उसका शरीर उछला, भागने की कोशिश कर रहा था। स्विश! झाओ हैतियन कितना तेज था। प्रति सेकंड हजारों किलोमीटर। हालांकि जिस पल झाओ हैतियन का शरीर उछला, लिच किंग ने अपनी हथेली से झाओ हैतियन का सिर पकड़ लिया। उसका आधा शरीर हवा में लटक रहा था। आह! आह!
झाओ हैतियन ने कुछ चीखें निकाली। आर्यन उत्साहित था। यह दृश्य बंदर और बुद्ध जैसा था। कितना भी घमंड क्यों न हो, यह बेकार था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। धमाका! राक्षसी लपटें उसकी उंगलियों के बीच की दरार से निकली। झाओ हैतियन का शरीर भी धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे उसे एक सेकंड में मार दिया गया हो। आर्यन को उसके सिर के ऊपर स्वास्थ्य पट्टी नहीं दिख रही थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। हालांकि केवल अपनी मुट्ठी भींचने से सच्चे मार्शल क्षेत्र का एक सामान्य विशेषज्ञ कुचल जाता। कुह! लिच किंग ने भौहें चढ़ाई। अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। गरज! गरज! धूल उड़ने लगी और जमीन धंसती गई। पूरा घेरा धूल से ढक गया था और अंदर क्या हो रहा था यह देखना असंभव था। हालांकि आधा सेकंड बाद लिच किंग के शरीर पर राक्षसी लपटों ने घेरे में सारी धूल को कुचल दिया, जिससे घेरे में एक फुटबॉल मैदान के आकार का एक अवतल हिस्सा दिखाई दिया, जो पूरे 10 मीटर गहरा था। बीच में जमीन से एक सिर निकला और बाकी का शरीर एक कील की तरह मिट्टी में ठोक दिया गया था। इस क्षण झाओ हैतियन का सिर खून से लथपथ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके सिर का एक बड़ा हिस्सा फट गया था। वह कमजोर रूप से हाँफ रहा था और बेहद शर्मनाक दिख रहा था। वह पहले कभी इतना शर्मनाक नहीं लगा था। कभी नहीं। केवल 2 बार और उसके सिर के ऊपर थोड़ा सा खून बचा था। आर्यन हैरान था। सभी हैरान थे। झाओ हैतियन का एक शीर्ष विशेषज्ञ, वह पूरी तरह से एक नौसिखिए पर हावी हो रहा था। इसे नौसिखिए पर हावी होना भी नहीं कहा जा सकता था। लिच किंग के सामने झाओ हैतियन एक छोटे गोभी के पौधे की तरह था, जिसे कुचला और ठोक दिया गया था, आधा मरा हुआ। यह अद्भुत है। हाँ हाँ हाँ। आर्यन अत्यधिक उत्साहित था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि लिच किंग की शक्ति इतनी हिंसक और अद्भुत थी। उसी समय आर्यन ने मन ही मन सोचा, दानव देव इस बार बुरा नहीं। सत्यमार्शल महाद्वीप आदिम दुनिया के किनारे पर केवल सबसे कमजोर विमान था। यह कहा जा सकता है कि कोई भी विमान इससे अधिक मजबूत था। हालांकि डार्क वर्ल्ड का विमान आदिम दुनिया के केंद्र में स्थित नहीं था, यह सत्यमार्शल महाद्वीप से कहीं अधिक मजबूत था। हालांकि बुलाए गए लिच किंग की शक्ति कानूनों द्वारा प्रतिबंधित थी, फिर भी वह बेहद शक्तिशाली था। मरते हुए झाओ हैतियन को देखते हुए आर्यन ने जोर से कहा, अब कौन कांप रहा है? मुझसे शांत रहने की कोशिश कर रहा है। आओ, फिर से मुझ पर आओ। तुम चाहते हो कि मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें पिता कहूं। अब कौन घुटनों के बल जमीन पर नहीं उठ पा रहा है? आर्यन ने जोर से गुस्सा निकाला जब उसने गहरे गड्ढे में पड़े झाओ हैतियन को देखा और अपनी मुट्ठी भींच ली। घातक इरादा आकाश तक पहुंच गया। इस क्षण लिच किंग ने थोड़ा कहा, स्वामी, यह सिर्फ एक मरा हुआ कुत्ता है, आपको खुद क्यों करना होगा? मैं करूंगा। बहुत अच्छा। उसे हमेशा दानव देव के शब्द याद थे। उसे आर्यन को संतुष्ट करना था। आर्यन ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाओ। वह लिच किंग से असाधारण रूप से संतुष्ट था। यह कहा जा सकता है कि वह कभी असंतुष्ट नहीं हुआ था। हर बार जब वह खेल में लिच किंग बॉस को मारता था, तो उसे हमेशा उसे मारने में मजा आता था। वह कभी असंतुष्ट नहीं हुआ था। लिच किंग हिल गया और उसने अपने दाहिने हाथ में तलवार उठाई। उसे हवा में उठाया गया। तलवार की रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। आर्यन ने झाओ हैतियन को देखा, जिसका सिर गहरे गड्ढे से बाहर निकला हुआ था।
उसके मुंह के कोने मुड़ गए और उसने कहा, यह लकड़ी काटने जैसा है। तुम बुरी तरह मरोगे। हालांकि मुझे यह पसंद है। आर्यन को लिच किंग का स्वभाव पसंद आया। उसे परवाह नहीं थी कि तुम मजबूत हो या नहीं, उसे परवाह नहीं थी कि तुम मरने वाले हो। मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग करूंगा। मुझे बस डर है कि तुम पर्याप्त बुरी तरह से नहीं मरोगे। वह इतना घमंडी था। झाओ हैतियन दो चालों के बाद बोल भी नहीं पाया। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था जब उसने अपने सिर के ऊपर विशाल तलवार को देखा। इस बार उसका मन थोड़ा कुटिल हो गया। उसकी आंखों के कोने में एक ठंडी रोशनी चमकी। आर्यन हंसा, अब तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, यह बेकार है। मेरे लिए विस्फोट करो। कहानी में आगे क्या होगा? क्या झाओ हैतियन लिच किंग के इस भयंकर वार से बच पाएगा या यह उसका अंत होगा? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2615। वाह, यह तो बड़ा ही रोमांचक दृश्य है। जैसा कि आपने चाहा, मैं इस अंश को हिंदी में एक उपन्यास शैली में लिखूंगा, जिसमें सभी चीनी नामों को उनके स्थायी हिंदी अनुवादों से बदल दिया जाएगा। अंधकार का आह्वान और नीति का खेल। ब्लैक ड्रैगन बाहर आओ। हड़हड़ाहट, हड़हड़ाहट। अंतरिक्ष फट गया। एक पतली दरार लगातार चौड़ी होती जा रही थी। यह तलवार इतनी अद्भुत थी, इतनी शानदार। यह अदम्य थी। आर्यन भी असामान्य रूप से उत्साहित था। पहले मैं तुम्हें संभालूंगा, फिर उस बूढ़ी चुड़ैल को, और अंत में यह बॉस हत्या करना नहीं रोक रहा था। यह अनुभव स्वर्ग जैसा था। आर्यन ने गहरे गड्ढे में पड़े झाओ हैतियन पर अपनी आंखें गड़ा दीं। ठीक उसी समय जब लिच किंग ने हमला किया, उसके शरीर से भी एक ऊर्जा का सैलाब पागलपन की तरह उमड़ पड़ा। वह अत्यधिक सतर्क था। उसने झाओ हैतियन को भागने का कोई मौका नहीं दिया। इसके अलावा आर्यन की योरों को अचानक जादू के घेरे में घुसकर धोखे से हमला करने से भी रोक रहा था। झाओ हैतियन की निगाहें और भी छिपी हुई हो गईं। उसकी पुतलियां चमकीं और सीधे दो काली पुतलियों में बदल गईं। गहरे गड्ढे से लगातार काली लपटें उठ रही थीं। उसका शरीर भी काला पड़ने लगा था। गहरे भूमिगत से एक विशाल आभा उमड़ी और उसी समय एक भयावह गर्जना बाहर आई। एक ऐसी आवाज जिसने लोगों के दिलों को भय से भर दिया। एक ऐसी आवाज जिसे लोगों का मन सहन नहीं कर पा रहा था। पूरा महल, यहां तक कि पूरी देवपुरी भी तेजी से कांपने लगी। चाहे वह राक्षसी जानवर हो या मुर्गियां, सभी जमीन पर घुटने टेककर कांप रहे थे। यह आभा बहुत भयानक थी। जहां तक आर्यन की बात थी, उसकी आंखें कस गईं। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे उस काली आभा और भूमिगत से आने वाली गर्जना में एक तरह की परिचितता महसूस हुई। मानो उसने इसे कहीं पहले सुना हो। मानो उसने इसे कहीं पहले देखा हो। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ याद करना चाहता था, लेकिन याद नहीं कर पा रहा था। स्मृति मुहर ने उसकी यादों को मजबूती से बंद कर रखा था। वह कैसी आवाज है? आर्यन का दिल बैठ गया। इस समय उसका इन चीजों पर ध्यान देने का कोई मूड नहीं था। उसका पूरा ध्यान झाओ हैतियन के शरीर पर केंद्रित था। उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। रेवेन किंग के शरीर पर शैतानी लपटें उठीं, सीधे शैतान तलवार को जलाते हुए, और नीचे वार किया। निश्चित रूप से मर गया। सभी ने ठंडी सांस ली। अनगिनत झाओ परिवार के रक्षकों की पुतलियां सिकुड़ गईं।
10 महान परिवारों के कुलीनों की आंखें भी उस पर कसकर टिकी थीं। झो याओजोंग की आंखों में उत्साह चमक उठा क्योंकि उसने मन ही मन सोचा, उसे मार डालो, उसे मार डालो। अगर झाओ हैतियन गिरता तो इसका मतलब था कि झाओ चोंगशान गिर गया था। अगर झाओ परिवार का आध्यात्मिक स्तंभ गिर जाता तो झाओ परिवार खत्म हो जाता। इस समय लाखों की सेना शहर में घुस चुकी थी। एक बार जब झाओ चोंगशान गिर जाता तो वह परी राजधानी पर कब्जा कर लेता। झो याओजोंग अत्यधिक उत्साहित था। श्वानमिंग प्रिमाक्रोन भी उत्साहित था। एक बार झाओ चोंगशान मर जाता तो यह दुनिया उसकी हो जाती। इसके अलावा आर्यन के लिए कम समय में कुछ और बुलाना असंभव था। वह तियान क्लान की शिष्या बन जाती। जब तक वह अपनी उम्र बढ़ा सकती, उसे फिर से उठने का मौका मिलता। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अधोलोक जाति की प्राचीन विरासत ढूंढनी थी। वह नई अधोलोक सम्राट बन जाती। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। कई लोग उत्साहित थे। कई लोग अवरोध को घूर रहे थे। शैतानी तलवार नीचे उतरी। झाओ हैतियन की आंखें भयावह हो गईं क्योंकि वह अचानक चिल्लाया, आ! काली लपटें और भी तेजी से उमड़ पड़ी और भूमिगत से आने वाली गर्जना और भी तीव्र हो गई। अचानक आकाश निरीक्षक ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ी और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपनी उंगली फिरी। बस अवरोध से एक भिनभिनाहट की आवाज आई। चमकी ही रोशनी चमकी और तुरंत लिच किंग के शरीर को घेर लिया। इस क्षण आकाश निरीक्षक ने धीरे से अपनी उंगली हिलाई। बस पल भर में लिच किंग गायब हो गया। वह अचानक गायब हो गया। उसे प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। यह अकल्पनीय गति थी। इस क्षण आर्यन के दिमाग में बचे हुए 10 सेकंड तुरंत शून्य हो गए। आर्यन हक्का बक्का रह गया। हर कोई हक्का बक्का रह गया। झो याओजोंग तुरंत खड़ा हो गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह कैसे हो सकता है? पूरा स्थान शांत हो गया। कई लोगों ने अपनी आंखें मलीं, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। क्या हुआ? अभी क्या हुआ? क्या चल रहा है? क्या अभी एक राक्षस ने तलवार से हमला नहीं किया था? यह अचानक गायब क्यों हो गया? अवरोध में चमकीली रोशनी का क्या हो रहा है? हे भगवान! यह देवताओं के बीच लड़ाई जैसा है। मैं इसे समझ भी नहीं सकता। क्या यह शक्ति अभी युवराज द्वारा जारी की गई थी? एक विशालकाय दानव सेनापति को अचानक गायब करने के लिए वह कितना शक्तिशाली है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। आर्यन की आंखें अचानक मुड़ी और उसने ऊंचे और शक्तिशाली आकाश निरीक्षक को घूरना शुरू कर दिया। वह अच्छी तरह जानता था। ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति आकाश निरीक्षक था। आर्यन ने मन ही मन कोसते हुए कहा, धत तेरी। आकाश निरीक्षक हल्के से मुस्कुराया और कहा, एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में यह मार्शल आर्ट की ताकत की प्रतियोगिता है, न कि कुछ अन्य दुनिया के कचरे को यहाँ बुलाने की। यह एक सामान्य कथन था। वह आर्यन की मार्शल आर्ट की ताकत देखना चाहता था, न कि बुलाने की शक्ति। अगर लिच किंग झाओ हैतियन को मार देता तो वह आर्यन की क्षमता कैसे देख पाता? वह उसके शरीर में छिपी शक्ति को कैसे बाहर निकाल पाता? क्या बुलाना एक प्रकार की मार्शल आर्ट की ताकत नहीं है? आर्यन दहाड़ा। आकाश निरीक्षक हल्के से मुस्कुराया और कहा, अगर मैं कहता हूं कि नहीं है तो नहीं है। मैं ही यहाँ का प्रभारी हूँ। जो मैं कहता हूँ वही होता है, समझे? सत्य मार्शल महाद्वीप में वह एक देवता था, स्वर्ग था। वह सब कुछ का प्रतिनिधित्व करता था।
आर्यन का गुस्सा उमड़ पड़ा। इस समय वह आकाश निरीक्षक से बकवास नहीं करना चाहता था। यह ताकतवरों की दुनिया थी। शक्ति ही कानून था, सब कुछ था। कुछ भी कहना बेकार था। इसके अलावा आर्यन के पास और भी महत्वपूर्ण काम थे। उसकी बीमारी का फायदा उठाओ और उसकी जान ले लो। अभी झाओ हैतियन मौत के कगार पर था। उसके सिर पर केवल थोड़ा सा खून बचा था। यह जोड़ते हुए कि वह हिलने में असमर्थ था, वह बस एक जीवित लक्ष्य था। झाओ हैतियन खुद भी बहुत हैरान था। लिच किंग को अचानक गायब होते देख वह पागलपन से हंसा। हा हा हा, हा हा हा। बच्चे, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम अभी भी बहुत दूर हो। हा हा हा। झाओ हैतियन ने एक भयावह तरीके से पागलपन से हंसा। गड्ढे में काली लपटें और भी तीव्र होती गईं। आर्यन की आंखें ठंडी पड़ गईं। तुम्हें हंसना पसंद है ना? जब हम यमलोक पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें दिल खोलकर हंसने दूंगा। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। अधोलोक वज्र उसके हाथ में आ गया। काली बिजली बाहर निकली। श्वान मिंग प्रिमाक्रोन की आंखें अचानक कस गईं। अधोलोक वज्र? अधोलोक क्लान की दिव्य कलाकृति उसके हाथों में कैसे आ सकती है? क्या गहरा चंद्रमा दल का भूमिगत देवता का मकबरा प्रभु अधोलोक सर्प है? उत्तम। सब कुछ मेरे लिए एक शादी का गाउन होगा। श्वान मिंग प्रिमाक्रोन ने भयावह रूप से हंसा। उसी समय योरोंग ने अवरोध में कदम रखा। वह जानती थी कि झाओ हैतियन मरने वाला है और यह उसके प्रकट होने का समय था। यह सब खत्म होने वाला था। श्वान मिंग प्रिमाक्रोन ने अपने दिल में पागलपन से हंसा। मैं ही हूं जो अंत में हंसेगा। हा हा हा। इस क्षण आर्यन का सारा ध्यान झाओ हैतियन पर था। उसे नहीं पता था कि योरोंग अवरोध में चली गई थी। वह पूरी ताकत से दौड़ा, गहरे गड्ढे की ओर बढ़ रहा था। अधोलोक वज्र पर काली बिजली फैल रही थी। आर्यन ने भयावह रूप से कहा, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से हंसने दूंगा, जाओ मरो। वह पल भर में पहुंच गया। एक भारी वार नीचे आ गिरा। झाओ हैतियन की काली पुतलियां असामान्य रूप से भयावह थीं। आर्यन के हमले को देखते हुए वह एक विकृत व्यक्ति की तरह पागलपन से हंसा। आहा हा। तुम्हारा बलिदान यहाँ है। आगे क्या होगा? क्या आर्यन झाओ हैतियन को हरा पाएगा या कोई और मोड़ आएगा? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 2616। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आमने सामने एक अदृश्य युद्ध। तुम्हारा बलिदान यही है।
एक भयानक गर्जना गूंजी। झो हैतियन ने क्रूरता से दहाड़ते हुए कहा, ब्लैक ड्रैगन, बाहर आओ। उसके शरीर से एक काली लौ तेजी से निकली और अगले ही पल एक गड़गड़ाहट के साथ गहरे गड्ढे से निकलती काली गैस एक साथ संघनित होकर एकत्र होने लगी। देखते ही देखते एक अत्यंत भयंकर काली लौ से बना विशालकाय कृष्ण सर्प अवरोध के भीतर प्रकट हो गया। कृष्ण सर्प घुमड़ रहा था, काली लपटें लहरें मार रही थीं, धरती कांप उठी और आकाश में एक चीरने वाली ध्वनि गूंज उठी। यह कितना दुर्जय दृश्य था! उसने पूरे महल को कुचल दिया। आसपास के सभी लोग अवाक होकर अवरोध में कृष्ण सर्प को देखते रह गए। उनकी आंखें फटी रह गईं, विस्मय से भरी हुई थीं। ड्रैगन, यह एक ड्रैगन है। तो इस दुनिया में सचमुच ड्रैगन हैं। यह वास्तव में एक ड्रैगन है। जैसा कि अपेक्षित था, झो हैतियन सचमुच स्वर्ग का सच्चा नाग पुत्र है। झो परिवार ड्रैगन का वंशज है। हे भगवान! कई लोग एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। वे अपने घुटनों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, मानो कोई शक्तिशाली बल उनके हृदयों को कुचल रहा हो। यह एक प्रकार की श्रद्धा भी प्रतीत होती थी, जैसे उन्हें किसी देवता द्वारा पूजित किया जा रहा हो। वे जमीन पर घुटने टेककर भारी सिर झुका रहे थे। ड्रैगन वह एक प्रकार का देवता था, एक उच्च और शक्तिशाली अस्तित्व। अब जब वह उनके सामने प्रकट हुआ था, तो उन्हें अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ। झो हैतियन उन्मत्त होकर हंसा। उसने देखा कि मैदान में हर कोई घुटनों के बल बैठा है, और वह और भी उत्साहित हो गया। एक भारी आवाज में उसने कहा, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? आओ आओ और मुझे मार डालो। झो हैतियन क्रोधित था, उसकी आंखें सीधे आर्यन पर टिकी थीं। उसी समय हवा में कृष्ण सर्प की दो विशाल आंखें भी सीधे आर्यन पर टिकी थीं। उस प्रकार का दबाव अद्वितीय था। यह तब से भी अधिक दर्दनाक था जब झो है के शीर्ष सच्चे मार्शल सम्राट के 10 लाख पहाड़ उसके शरीर पर टूट पड़े थे। आर्यन भी सदमे में था। इस दुनिया में सचमुच ड्रैगन हैं, वह चकित था। इस बीच उसके दिमाग में कुछ दृश्य कौंध गए। कृष्ण सर्प अंधेरे में घूम रहा था, दहाड़ रहा था और सब कुछ कुचल रहा था। यह उसके सामने काली लपटों से बने कृष्ण सर्प से अलग था। उसके दिमाग में कृष्ण सर्प अतुलनीय रूप से विशाल था। केवल उसका शरीर ही 10,000 गुना से अधिक बड़ा था। इसके अलावा उसके पूरे शरीर पर काली शल्कें एक द्वेषपूर्ण ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थीं। उसके द्वारा उत्सर्जित आभा असामान्य रूप से शक्तिशाली थी। उसकी ड्रैगन की सांस आग की तरह थी, आकाश में उड़ रही थी। वह दृश्य अकल्पनीय था। स्क्रीन पर कृष्ण सर्प के सिर के बीच में दो विशालकाय ड्रैगन सींगों के बीच एक व्यक्ति खड़ा था। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे। उसने पूरे आकाश पर कदम रखा था और एक राजा की तरह दुनिया को देख रहा था। और वह व्यक्ति एक युवक था। करीब से देखने पर वह युवक स्वयं आर्यन ही था। आर्यन इतना स्तब्ध था कि उसका दिल फटने वाला था। कैसे 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 मैं हो सकता हूं? कृष्ण सर्प, क्या यह मेरा पर्वत है? नहीं, मैंने कभी ड्रैगन नहीं देखा है। मैंने कभी एक भी नहीं देखा है। यह मेरा पर्वत कैसे हो सकता है? क्या यह एक और मुद्रित स्मृति हो सकती है? भाड़ में जाओ। धिक्कार है सिस्टम। मेरी यादें मुद्रित हैं या नहीं? आर्यन थोड़ा पागल हो गया था। वह वास्तव में इसे सुलझाना चाहता था, लेकिन जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक धुंधला होता गया।
उसके दिमाग की स्मृति बैंक में ऐसे कोई दृश्य नहीं थे। उसके पास पृथ्वी पर केवल 20 साल की यादें थीं और फिर झेनवू महाद्वीप की यादें थीं। जहां तक अन्य यादों की बात है, वे केवल खंडित थीं और उसे स्वयं यकीन नहीं था कि वे उसकी अपनी यादें थीं। जैसे ही वह यह सोच रहा था, तस्वीर में आर्यन घूम गया और एक नजर डाली। पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक ड्रैगन उसके पीछे चल रहे थे। वह दृश्य अतुलनीय रूप से भड़कीला और अवर्णनीय था। आर्यन लगभग खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। धिक्कार है! मैं एक ड्रैगन की सवारी कर रहा हूं और मेरे पीछे ड्रैगनों का एक बड़ा समूह है। हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूं? मैं किस तरह का व्यक्ति हूं? इतने सारे ड्रैगन क्यों हैं? आह! श्रीमान सिस्टम, क्या आप मुझे कुछ यादें दे सकते हैं? कम से कम मुझे इन ड्रैगनों के साथ मेरे संबंध के बारे में जानने दें। आर्यन वास्तव में जानना चाहता था, क्योंकि इस दृश्य ने उसे उत्साहित कर दिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वह था। इसी समय कृष्ण सर्प अचानक पलट गया और दहाड़ उठा। फिर उसके दिमाग में दृश्य तुरंत गायब हो गया। आर्यन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह हार मानने को तैयार नहीं था और मन ही मन सोचा, अगर मेरे पास एक ड्रैगन पर्वत होता तो यह अद्भुत होता। उसने ऊपर देखा। काली लपटों से बना कृष्ण सर्प उसे घूर रहा था, जैसे कुछ अवलोकन कर रहा हो। आर्यन शांत हो गया। तस्वीर में ड्रैगनों और उसके बीच कोई भी संबंध क्यों न हो, उसका वर्तमान लक्ष्य झो हैतियन था। इसके अलावा इस स्थिति में उसने जल्दी से अपनी चाल चली। उसके हाथ में इन्फर्नल थंडर काली बिजली से चमक रहा था। सच्चा सार हिंसक रूप से उमड़ रहा था और बिजली और भी उग्र हो गई थी। उसने झो हैतियन पर चिल्लाया, तो क्या अगर यह एक ड्रैगन है? अगर तुम मुझे उकसाओगे तो भी मैं उसे जमीन पर गिरा दूंगा। यह सीधे झो हैतियन के सिर के ऊपर फट गया। उसकी थोड़ी सी ही जान बची थी। बस एक और चाल। जैसे ही इन्फर्नल थंडर उसे मारेगा, वह मर जाएगा और उसने जो भी ड्रैगन बनाया होगा वह गायब हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। झो हैतियन अनादर से उन्मत्त होकर हंसा। उसे आर्यन के हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह समझ गया था कि काली लपटों से बना यह ड्रैगन कितना भयानक था। झो हैतियन ने क्रूरता से कहा, कुत्ते, तुम ड्रैगनों के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि यह कितना शक्तिशाली है। तुम नहीं जानते कि तुम किसका सामना कर रहे हो। उसके सामने तुम एक चींटी भी नहीं हो। कापो, झो हैतियन ने उपहास किया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि आर्यन मरने वाला था। इस क्षण ये यूरोंग, जो अवरोध में घुस गई थी, अचानक रुक गई। उसने सोचा कि उसके प्रकट होने का समय आ गया था, लेकिन जब उसने अवरोध में कृष्ण सर्प को देखा तो वह रुक गई। उसका दिल कस गया। झो चोंगशान, इस राक्षस ने वास्तव में ड्रैगन नस की शाही ऊर्जा को इस हद तक विकसित कर लिया है। यह बहुत भयानक है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि ड्रैगन नस की शाही ऊर्जा की शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। जब तक यह मेरे पास है, मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ पाऊंगी और ऊपर चढ़ पाऊंगी। उसने कोई हरकत नहीं की। जुआन मिंग प्राइमैक्रॉन ने आर्यन को आगे बढ़ते हुए देखा और उपहास किया, यूरोंग, तुम्हें क्या लगता है कि वह कैसा दिखता है? उसे यह भी नहीं पता था कि वह किसका सामना कर रहा है और आगे बढ़ गया। यह बहादुर लगता है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ दिमागी रूप से कमजोर है। ऊपर जाना मतलब मौत। ये यूरोंग पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी। वह पागलपन की हद तक संघर्ष कर रही थी।
वह बाधाओं को तोड़ना चाहती थी, लेकिन यह बेकार था। उसका दिल चिल्ला रहा था, खून रो रहा था, आर्यन नहीं। हालांकि उसकी आवाज कितनी भी तेज क्यों न हो, यह बेकार था। आर्यन उसे बिल्कुल भी नहीं सुन सका। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। जुआन मिंग प्राइमैक्रॉन ठंडी हंसी हंसा और अनादर से भरे चेहरे के साथ कहा, लगता है कि मेरा यह मोहरा बेकार है। क्या आप इस कहानी में किसी और चीनी नाम या शब्द का अनुवाद करवाना चाहेंगे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2617, भाग्य का खेल और एक नायक का संघर्ष। क्षय होते हुए दिन की अंतिम किरणें अंबर दल के वनरक्ष नगर के आकाश को नारंगी रंग से रंग रही थीं, जब जुआन मिंग प्रीमैक्रॉन ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखों में उपहास था, एक ऐसा उपहास जो आर्यन के प्रति उसकी घृणा को दर्शाता था। आर्यन उसके लिए मात्र एक मोहरा था, एक ऐसा प्यादा जिसे वह अपनी बिसात पर अपनी इच्छानुसार चलाती थी। उसका काम पूरा हो चुका था, या कम से कम उसने सोचा था कि हो चुका है। जियाओ हैतियान बुरी तरह घायल हो चुका था। यह जुआन मिंग प्रीमैक्रॉन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। उसने तो आर्यन को केवल एक बलि का बकरा माना था, जो जियाओ हैतियान को जितना हो सके उतना थका दे। अब जब वह मरने वाला था, तो जुआन मिंग प्रीमैक्रॉन की आंखों में केवल तिरस्कार था। युरोंग, उसने कहा, यह वही भविष्य है जिसकी मैं बात कर रही थी। ऐसा मूर्ख व्यक्ति, मुझे सच में नहीं पता कि तुम उसे क्यों पसंद करती हो। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। उसने आगे कहा, उसे देखो, वह जल्द ही मरने वाला है। तुम अभी भी यहाँ चिल्ला रही हो और संघर्ष कर रही हो। असल में तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम आखिरकार उससे छुटकारा पा सकती हो। युरोंग की आवाज में दर्द था, वह दर्द जो उसकी आत्मा को चीर रहा था। वह दहाड़ उठी, गुरुदेव, मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचा लो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वह सब करूँगी। मैं तुरंत जियाओ हैतियान से शादी कर लूँगी, मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगी। नहीं नहीं, आप मुझे जियाओ चोंगशान से भी शादी करवा सकते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आर्यन को बचा लो, मैं भविष्य में आपकी बात सुनूंगी। वह सचमुच बेबस थी। उसकी इच्छा थी कि वह आर्यन के लिए मर जाए, लेकिन वह अपने शरीर पर भी नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। जुआन मिंग प्रीमैक्रॉन ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, उसे बचाओ। अगर 3 महीने पहले तुम उसके लिए विनती न करती तो वह मर चुका होता। क्या तुम जानती हो कि मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का है? उसने अपनी आवाज को और तेज करते हुए कहा, उसे तब जाने देने का। अब जब वह मरने वाला है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे बचाऊंगी? इस तरह का कूड़ा, इसमें ऐसा क्या है जो बचाने लायक है? मैं उसे मरता हुआ देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, तुम्हें जियाओ चोंगशान से शादी करवाऊंगी जैसा तुम चाहती हो। अब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें जियाओ हैतियान से शादी करने देने के बजाय सीधे जियाओ चोंगशान से शादी करवाना बेहतर है। इससे बहुत सारी परेशानी बचेगी। एक युवा हिजड़े से शादी करना, एक बूढ़े हिजड़े से भी शादी करना ही है। हाँ हाँ हाँ, यह तुम्हारा भाग्य है, जुआन मिंग प्रीमैक्रॉन ने उत्तेजना में कहा। अगर इस काले अजगर को जियाओ हैतियान नियंत्रित कर लेता, तो वह उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं होती। अगर ऐसा होता, तो उसके पास केवल एक ही विकल्प होता, और वह था आत्मसमर्पण। वह जियाओ हैतियान को जीतने देती, और वही युरोंग को एक मोलभाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करती, ड्रैगन वेन सॉवरेन एनर्जी को विकसित करने का अवसर प्राप्त करने के लिए।
उसे विश्वास था कि अगर जियाओ चोंगशान ब्लैक फ्लेम ब्लैक ड्रैगन को विकसित कर सकता था तो वह भी कर सकती थी, और तो और वह और भी मजबूत हो जाती। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। इस स्वर्ग दल के भोज में कोई भी जीते, अंतिम विजेता वही होगी। यूरोंग चुपचाप सिसक रही थी। इस क्षण उसने अपने गुरु पर पूरी तरह से निराशा छोड़ दी। उसने उसे डांटा नहीं, न ही उससे भीख मांगी। वह सुन्न हो चुकी थी। उसने यह भी सोच लिया था, अगर आर्यन मर गया तो वह भी उसके साथ मर जाएगी। आंसुओं की धार उसकी गालों पर बह निकली जब वह चुपचाप आर्यन को देखती रही और अपने आप से बुदबुदाई, आर्यन मेरा इंतजार करो। वह मरने वाला है। वह बच्चा मरने वाला है। अगर वह पागल नहीं है तो उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वह सच में आमने सामने लड़ना चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक अजगर से भी ज्यादा मजबूत हो? वह मौत को बुलावा दे रहा है। आर्यन जल्द ही वापस आएगा। आर्यन। युए वानशान, वू यी और रहस्यमयी चंद्रमा दल के कुछ बड़े बुजुर्ग बाधा की ओर दौड़ पड़े, जोर से चिल्लाते हुए। आर्यन जल्दी वापस आ जाओ, जल्दी। वे एक अजगर का सामना कर रहे थे। एक ऐसा प्राणी जो कभी ज़ेनवू महाद्वीप में दिखाई नहीं दिया था। उनके दिलों में अजगर देवता थे, अजय थे। ठीक वैसे ही जैसे उनके पिछले जीवन में पृथ्वी के लोगों के दिलों में अजगर अजय थे। हालांकि यह केवल काले लपटों से संघनित एक अजगर था, फिर भी वह एक अजगर था। आर्यन यह भी जानता था। वह किसी और से बेहतर जानता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने इस अवसर पर नहीं लड़ा तो उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। जियाओ हैतियान उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। एक बार जब वह ठीक हो जाता तो आर्यन जानता था कि वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह केवल आमने सामने लड़ सकता था। वह जियाओ हैतियान को तभी मार सकता था जब वह बुरी तरह घायल हो। तो क्या हुआ अगर वह एक अजगर था? क्या उसे यह कहना पड़ा कि वह पहले एक अजगर पर सवार था? आर्यन अपने दिल में दहाड़ उठा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। नरक की गर्जना की शक्ति तेजी से फट पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे बिजली 10,000 गुना बढ़ गई हो। बिजली को आर्यन ने नियंत्रित किया और जियाओ हैतियान के सिर पर मारा। जियाओ हैतियान ने गहरी आवाज में कहा, काला अजगर, उसे निगल लो। वह पहला बलिदान है जो मैंने तुम्हें दिया है। उसे निगल लो। काले अजगर का शरीर मुड़ा। यह अचानक पलट गया और नीचे की ओर भागा। काली लपटें नीचे की ओर गिरीं। शक्ति आकाश तक पहुंच गई, यह बस अकल्पनीय था। जब हवा आर्यन के शरीर से टकराई तो ऐसा लगा जैसे 10,000 टन की चाकू उसके शरीर को काट रही हो। यह बेहद दर्दनाक था। लेकिन आर्यन ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने अपने दांत भींचे और विरोध किया। तो क्या हुआ अगर वह एक अजगर है? आर्यन भी दहाड़ा, मैं आर्यन हूं, मैं अजगरों का पूर्वज हूं। नरक की गर्जना फट पड़ी। गिरी। विशाल काला अजगर भी तुरंत गिर गया, सीधे आर्यन के सामने अवरुद्ध हो गया। उसकी दो विशाल अजगरों जैसी आंखें तेजी से घूर रही थीं और उसकी गहरी काली पुतलियां दर्द में सिकुड़ गईं। उस क्षण वह नजर एक व्यक्ति के दिमाग को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। यह बहुत भयानक था। काले अजगर ने एक दहाड़ लगाई और अपना काला मुंह खोला, आर्यन को निगलने वाला था। आह! एक वाह की आवाज के साथ यूरोंग ने अचानक एक आवाज निकाली। अंडरवर्ल्ड फीनिक्स बॉडी अचानक फट पड़ी और उसका पूरा शरीर अंडरवर्ल्ड फीनिक्स की छाया से ढका हुआ था।
वह पागलों की तरह चिल्लाई, आर्यन। जुआन मिंग प्रीमैक्रॉन ने भौहें चढ़ाई। वह चुपचाप इस बात से हैरान थी कि युरोंग ने जंजीरों को तोड़ दिया था और साथ ही एक और भी शक्तिशाली बल ने युरोंग को सीधे वापस दबा दिया। युरोंग के शरीर पर अंडरवर्ल्ड फीनिक्स बॉडी भी अचानक गायब हो गई। एक बार फिर वह उदासीनता की स्थिति में लौट आई। जुआन मिंग प्रीमैक्रॉन ने उपहास किया और कहा, तुम कुछ भी नहीं बदल सकती, कोई भी उसे नहीं बचा सकता। और तो और, उसे बचाने के बारे में सोचना भी मत। जुआन मिंग प्रीमैक्रॉन ने संतोषपूर्वक उपहास किया। जियाओ हैतियान भी संतोषपूर्वक उपहास किया, बच्चे मर जा। हाँ हाँ हाँ। काले अजगर ने अपना खूनी मुंह खोला और उसके गले से एक विशाल चूषण बल निकला। इसी क्षण भी आर्यन का अंडरवर्ल्ड थंडर नीचे आया और काले अजगर के शरीर पर जोर से लगा। काले अजगर ने जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं दी और एक भी बूंद खून नहीं बहाया। जियाओ हैतियान उत्तेजना में जोर से हंसा, बच्चे कांपो, हा हा हा। तुम मरने वाले हो। इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड थंडर एक भी बूंद खून को घायल नहीं कर पाया। क्या काले अजगर की रक्षा बहुत मजबूत थी? या ऐसा हो सकता है वह एक आत्मा शरीर था जिस पर हमला नहीं किया जा सकता था? इस क्षण आर्यन थोड़ा घबरा गया क्योंकि अजगर की शक्ति का दबाव बहुत ज्यादा था। अभी उसका दिमाग थोड़ा अटक गया था और वह कोई और रास्ता नहीं सोच पा रहा था। यह इसलिए भी था क्योंकि एक अजगर का दृश्य प्रभाव बहुत मजबूत था। बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने का कोई तरीका नहीं था। और तो और, अगर ऐसा शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड थंडर उसे घायल नहीं कर सका, तो और कौन सी शक्तियां कर सकती थीं? इस क्षण आर्यन और काले अजगर के बीच की दूरी आधे मीटर से भी कम थी। लंबी काली ज्वाला अजगर की मूछें उसके सिर के ऊपर नाच रही थीं और दो विशाल अजगर की आंखें उसे घूर रही थीं, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। आर्यन का दिल बैठ गया, क्या मैं मरने वाला हूं? काले अजगर ने अपना खूनी मुंह खोला और उसके गले से एक शक्तिशाली चूषण बल निकला जो आर्यन को अपने मुंह में चूसना चाहता था। हालांकि युरों की चीख अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। आर्यन। यह आर्यन के जीवन का सबसे निर्णायक क्षण था। क्या वह इस अकल्पनीय शक्ति के सामने घुटने टेक देगा या एक अंतिम हताश प्रयास करेगा? आगे क्या होगा, यह केवल नियति जानती थी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2618। कालिख ड्रैगन का विस्मय। एक अनपेक्षित शांति ने युद्ध के मैदान को घेर लिया जब अंबर दल के प्रमुख पात्र आर्यन के सामने कालिख ड्रैगन अचानक शांत हो गया। एक अजीब सी ध्वनि जो किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन सीधे कालिख ड्रैगन के हृदय से निकली थी, उसे विचलित कर गई। ऐसा लगा मानो उसका मस्तिष्क क्षण भर के लिए फट गया हो और उसका विशाल शरीर निष्क्रिय हो गया। कालिख ड्रैगन, जो अभी तक क्रोध में गर्जना कर रहा था, ठिठक गया। उसकी गहरी, प्राचीन आंखें आर्यन पर टिकी थीं और उसके मन में एक नाम गूंज रहा था, आर्यन, आर्यन, आर्यन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, पर यह नाम उसे अत्यंत परिचित लग रहा था। मानो ये दो शब्द उसकी स्मृति की गहराइयों में हमेशा से मौजूद हों, बस उन्हें छूने भर की देर थी। कालिख ड्रैगन के अचानक रुकने से हर कोई स्तब्ध रह गया। झाओ हैटियन, जिसका चेहरा अभी अभी गर्व से चमक रहा था, अब विकृत हो गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। कालिख ड्रैगन, वह तुम्हारा बलिदान है। उसे निगल जाओ, झाओ हैटियन ने सम्मानपूर्वक गरजते हुए कहा। परंतु कालिख ड्रैगन अविचल रहा। झाओ हैटियन हार मानने को तैयार नहीं था
उसने फिर चीखा, कालिख ड्रैगन, उसे खा जाओ, क्यों हैरान हो? इस लड़के के पास शुद्ध सारतत्व और शक्तिशाली शक्ति है। यदि तुम उसे खाओगे तो तुम्हें और भी अधिक शक्ति प्राप्त होगी, खा जाओ। वह हार नहीं मान रहा था। और तो और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कालिख ड्रैगन क्या सोच रहा है। जिस क्षण से उसने वेई साम्राज्य को उखाड़ फेंका और सम्राट बना, उसने नाग यांग ऊर्जा गुप्त कक्ष को स्वीकार किया। उस समय स्वर्गनिरीक्षक दूत ने नाग यांग ऊर्जा गुप्त कक्ष में स्थित ड्रैगन स्तंभ से ऊर्जा की एक धारा छोड़ी थी। मूल रूप से वह एक पत्थर का स्तंभ था, लेकिन उस ऊर्जा के प्रभाव में वह काला हो गया और स्तंभ पर जीवित प्रतीत होता हुआ लिपट गया। स्वर्गनिरीक्षक दूत ने यह नहीं बताया कि वह क्या था। वह पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाया था। हालांकि 10 से अधिक वर्षों की खेती के बाद उसे धीरे धीरे पता चला कि पत्थर के स्तंभ पर क्या कैद था। वह एक ड्रैगन आत्मा थी, एक कालिख ड्रैगन, आदिम लोक से आया एक अतुलनीय शक्तिशाली दिव्य वस्तु। तब से उसने विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों या अन्य विशेषज्ञों की तलाश शुरू कर दी और उन्हें कालिख ड्रैगन के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया। धीरे धीरे पत्थर के स्तंभ पर कालिख ड्रैगन प्रकट होने लगा और बाद में वह काली लपटों के माध्यम से एक आत्मा शरीर को संघनित करने में सक्षम हुआ, जो उसका सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र बन गया। अतीत में जब वह बलिदान चढ़ाता था तो कालिख ड्रैगन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें एक ही झटके में निगल जाता था। लेकिन इस बार झाओ हैटियन को समझ नहीं आया, ऐसा क्यों हो रहा था। यह वही कालिख ड्रैगन था जिसे उसने पाला था। उसे उसकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन उसने वास्तव में आर्यन को नहीं खाया था। यह ज्ञात होना चाहिए कि आर्यन की शक्ति का आभास और उसके शुद्ध सारतत्व की मोटाई ऐसी थी जैसी उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। अतीत में कालिख ड्रैगन ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक ही झटके में निगल जाता था। यह देखकर कि कालिख ड्रैगन हिल नहीं रहा था, झाओ हैटियन को कुछ अप्रसन्नता हुई और वह गरज उठा, क्या तुम बहरे हो? मैंने तुम्हें उसे खाने के लिए कहा था। कालिख ड्रैगन ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कुछ सुना ही न हो। वह अब भी गतिहीन था। क्या हुआ, यहाँ तक कि स्वर्गनिरीक्षक दूत की आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा, यह कैसे हुआ? यह कालिख ड्रैगन, यह वही पापड़ ड्रैगन होना चाहिए जिसे ड्रैगन प्रमुख दादा ने स्वर्गनिरीक्षक दल को दिया था। तर्क के अनुसार उसकी यादें पूरी तरह से मिटा दी जानी चाहिए थीं और उसे केवल स्वर्गनिरीक्षक दल की शक्ति प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण होना चाहिए था। ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है? कालिख ड्रैगन, वह कालिख ड्रैगन पूर्वज की ड्रैगन आत्मा थी। आलोक सिंह ने सर्वशक्तिमान की शक्ति का उपयोग करके उन्हें आदिम लोक में प्रवेश करने और ड्रैगनों के पास लौटने दिया था। हालांकि उन्हें दादा ने जबरन दबा दिया था और 14 ड्रैगन पूर्वजों को स्वर्गनिरीक्षक दल को सौंप दिया गया था। 100 प्राचीन देवता जो आदिम लोक में प्रवेश कर गए थे या तो मर चुके थे या अपंग हो गए थे। 100 साल बीत चुके थे। अब 10 से भी कम लोग जीवित थे, क्योंकि उन सभी पर गद्दारों का निशान लगा था। यह सब आर्यन के कारण था। यह दादा द्वारा स्वर्गनिरीक्षक दल को दिखाने के लिए भी किया गया था। 100 साल पहले क्या हुआ था, स्वर्गनिरीक्षक दूत को नहीं पता था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह कालिख ड्रैगन वही ड्रैगन आत्मा थी जिसे स्वर्गनिरीक्षक दल ने इस आयाम को दबाने के लिए यहाँ निर्वासित किया था। कालिख ड्रैगन का शरीर अभी भी स्वर्गनिरीक्षक दल के स्वर्ग शुद्धि कुंड में दबा हुआ था। उसकी यादें शून्य थीं। स्वर्गनिरीक्षक दल का दमन का उपकरण, उसकी अपनी कोई चेतना ही नहीं थी। लेकिन अब वह सोच रहा था,
मानो वह अपनी यादों की बेड़ियों को तोड़ना चाहता हो। अचानक स्वर्गनिरीक्षक दूत की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक चमकीली रोशनी कौंधी। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह उसकी प्राचीन विरासत की शक्ति हो सकती है? यह एक ड्रैगन को नियंत्रित कर सकता है। उसने आर्यन को घूरा। क्या ऐसा है? वह भी निश्चित नहीं था। ड्रैगन प्राचीन दुनिया की सबसे प्राचीन जातियों में से एक हैं। यहाँ तक कि अफवाहें भी हैं कि प्राचीन दुनिया में पहली जाति पाताल लोक नहीं, बल्कि ड्रैगन हैं। एक ड्रैगन को नियंत्रित कर सकते हो? यह मैंने ऐसी प्राचीन विरासत के बारे में कभी नहीं सुना। स्वर्गनिरीक्षक दूत क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गया और गहरी सोच में डूब गया। अचरज और आशंका। हालांकि आसपास के लोग हंगामा करने लगे। क्या हो रहा है? यह कैसे हो सकता है? इस ड्रैगन ने इस बच्चे को क्यों नहीं निगला? आखिर चल क्या रहा है? कहीं ड्रैगन सो तो नहीं गया? मैंने सुना है कि ड्रैगन बहुत सोने के शौकीन होते हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उसका सो जाना, यह बहुत ही हास्यास्पद नहीं है। चिंता मत करो, वह बच्चा निश्चित रूप से मौत से नहीं बच पाएगा। रहस्यमयी चांद दल की वाई यूरॉन पहले ही घेरे में प्रवेश कर चुकी है और घेरे का द्वार पहले ही बंद हो चुका है। वह बच्चा कितना भी सक्षम क्यों न हो, वह घेरे से बच नहीं पाएगा। देरसबेर उसे ड्रैगन खा ही जाएगा। थोड़ा और इंतजार करो। हर जगह चर्चाएं छिड़ गईं। सभी के चेहरे पर भयभीत भाव था। हालांकि किसी ने यह नहीं सोचा कि आर्यन बच पाएगा। घेरे का द्वार बंद था और आर्यन के पास कोई रास्ता नहीं था। शुआन मिंग प्राइमाक्रोन थोड़ा चौंक गया। यह क्या बकवास है? वाई यूरॉन उत्साहित हो गई। मुझे पता था, मुझे पता था। आर्यन निश्चित रूप से नहीं मरेगा। चाहे वह एक शक्तिशाली विरोधी का सामना क्यों न करे, वह नहीं मरेगा। हम्फ। शुआन मिंग प्राइमाक्रोन ने ठंडी सांस ली और कहा, नहीं मरेगा? क्या तुम्हें लगता है कि कालिख ड्रैगन उसे जाने देगा? मुझे लगता है कि वह अगली ही निगल में निगल लिया जाएगा। यह झाओ चोंगशान क्या कर रहा है? उसने कालिख ड्रैगन को बुलाया और अब वह उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। क्या वह कर सकता है? शुआन मिंग प्राइमाक्रोन बुदबुदाया। हालांकि वह गुपचुप तरीके से हंसा। अगर आर्यन झाओ हैटियन को मार डालता है तो मैं जीत जाऊंगा। ही गहरे गड्ढे में आर्यन और कालिख ड्रैगन अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। आर्यन खुद नहीं जानता था कि कालिख ड्रैगन अचानक क्यों रुक गया, लेकिन वह कालिख ड्रैगन की आंखों में संदेह और भ्रम महसूस कर सकता था। वह इस नज़र से बहुत परिचित था, क्योंकि वह खुद भी पहले ऐसा ही था। हर बार जब वे स्मृति के टुकड़े उसके दिमाग में आते थे, तो उसके पास इस तरह का भाव होता था। भ्रम, संदेह, यह पता लगाने में असमर्थ कि उसकी स्मृति में वह दृश्य वास्तव में क्या था। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और कालिख ड्रैगन को खाली आंखों से घूरता रहा। अभी उसके दिमाग में जो दृश्य आया था, वह फिर से प्रकट हुआ। वह कालिख ड्रैगन, उसके पीछे दर्जनों विशाल ड्रैगन, नीला ड्रैगन, विशैला ड्रैगन, सोने का ड्रैगन, समुद्री ड्रैगन। अचानक आर्यन ने कालिख ड्रैगन की आंखों को देखा और फिर दृश्य में कालिख ड्रैगन के बारे में सोचा। उसका दिल तुरंत डूब गया और उसने आश्चर्य से कहा, कालिख ड्रैगन पूर्वज? यह भी बहुत अचानक था। उसे नहीं पता था कि कालिख ड्रैगन पूर्वज शब्द अचानक उसके मुंह से क्यों निकल गए। इसी समय कालिख ड्रैगन ने आर्यन को घूरा और धीरे से कहा, मालिक, मालिक, मालिक। गरज। अचानक गर्जने के साथ
उसकी आंखें तुरंत अतुलनीय दर्द से भर गईं। झाओ हैटियन ने भारी आवाज में गरजते हुए कहा, हरामखोर, मैं तुम्हें उसे खाने दूंगा। गरज, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2619। जैसा कि आपने अनुरोध किया है, मैं इस गद्यांश को हिंदी में एक उपन्यास के अंदाज में प्रस्तुत करूंगा, जिसमें सभी चीनी नामों और शब्दों को उनके स्थायी हिंदी अनुवादों से बदल दिया जाएगा। काली ज्वाला का तांडव। मुझे अफसोस है, तुम ही हो जो मर गया। गरज, गरज, गरज। भयंकर ड्रैगन की गर्जनाएं गूंज उठीं। एक के बाद एक गर्जनाएं, मानो लाखों शेरों की दहाड़ एक साथ फट पड़ी हो। ध्वनि तरंगे लहरों सी एक के बाद एक फूटती हुई लगातार सुरक्षात्मक आवरण पर प्रहार कर रही थीं। पूरा आवरण भी अशांत हो उठा। गरज, एक दर्दनाक चीख निकली। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति दर्द में चिल्ला रहा हो। आसमान की ओर दौड़ता हुआ काला ड्रैगन आवरण पर वार करना नहीं छोड़ रहा था। बस आवरण की शक्ति उछली और एक शक्तिशाली झटका वापस आया, सीधे काले ड्रैगन के माथे के बीच में लगा। गरज, काला ड्रैगन दहाड़ा। उसने फिर वार किया। बस आवरण का झटका फिर उसके सिर पर लगा। काला ड्रैगन नहीं रुका। वह और भी जोर से वार करता रहा, जैसे असहनीय सिरदर्द से जूझता कोई व्यक्ति दीवार पर सिर पटक रहा हो, इस दर्द का उपयोग अपने मस्तिष्क के दर्द को छिपाने के लिए कर रहा हो। अब काला ड्रैगन ऐसा ही था। किसी को नहीं पता था कि इस अचानक उथल-पुथल का क्या हो रहा था। झाओ हेतियन अवाक रह गया। आर्यन भी वैसा ही था, लेकिन वह काले ड्रैगन के दर्द को महसूस कर सकता था। उसे भी ऐसा अनुभव होता था जब वह स्मृति सील पर हमला करता था, लेकिन यह इतना तीव्र नहीं था। इस समय काला ड्रैगन केवल एक ड्रैगन आत्मा था। आर्यन, ये दो शब्द उसके लिए बहुत अधिक उत्तेजक थे। वह पागलपन की हद तक सोचने लगा, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसके दिमाग में ऐसा लगा जैसे वह फट रहा हो, जैसे अनगिनत चींटियां उस पर रेंग रही हों, उसके दिमाग को खा रही हों। उस तरह का दर्द असहनीय था। यह खगोलीय जाति की कैद थी। इसे तोड़ा नहीं जा सकता था। यह मौत से भी बदतर था, लेकिन वह मर भी नहीं सकता था। गरज, गरज, गरज। काला ड्रैगन और भी जोर से दहाड़ता रहा, अपने दिल में पूछता रहा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? पूर्वज काला ड्रैगन, क्या मैं एक काला ड्रैगन हूं? आर्यन, आर्यन कौन है? कौन है? क्या यह मालिक है? क्यों क्यों मैं उसे निगलने की हिम्मत क्यों नहीं करता? उसे एक परिचित एहसास क्यों होता है? क्यों? मेरी याद में क्या छिपा है? आह आह आह। वह खुद को पागलपन की हद तक प्रताड़ित कर रहा था। केवल अपने सिर पर पागलों की तरह वार करके ही वह अपने दिमाग के दर्द को थोड़ा कम कर सकता था। अरबों चींटियों के ड्रैगन आत्मा को काटने का दर्द था यह। निरीक्षक खगोलीय दूत ने उपहास किया और कहा, देखने से तो ऐसा लगता है कि उसमें आदिम शक्ति ड्रैगन का नियंत्रण नहीं है। इसे शायद उत्तेजित नहीं किया गया है। लेकिन काला ड्रैगन अचानक भड़क क्यों उठा? ऐसा क्यों है? आकाश निरीक्षक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह भी कारण नहीं जानता था। 100 साल पहले वह केवल तियान कबीले का एक बाहरी शिष्य था और कभी तियान कबीले में प्रवेश नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि उस समय क्या हुआ था। वह ड्रैगन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था।
वह केवल इतना जानता था कि ड्रैगन ने तियान कबीले के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और तियान कबीले के सबसे क्रूर पिट्ठू बन गए थे। बस इतना ही। वह पागल हो गया है। ड्रैगन पागल हो रहा है। हे भगवान, क्या हुआ? यह ऐसा कैसे हो गया? उस लड़के ने उस ड्रैगन के साथ क्या किया? आसपास के सभी लोग अवाक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ड्रैगन को पागल होते देख सभी का दिमाग कुचला जा रहा था। अगर बाधा की सुरक्षा न होती तो वे बहुत पहले ही मर चुके होते। झाओ हेतियन दहाड़ा, काला ड्रैगन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें उसे खाने के लिए कहा था। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। तुम कमीने। झाओ हेतियन पागलों की तरह दहाड़ा। हालांकि काला ड्रैगन आवरण से टकराता रहा, मानो ड्रैगन आत्मा फटने वाली हो। शुआन मिन प्राइमैक्रॉन अंदर ही अंदर चिंतित था, आखिर क्या हुआ? वह ड्रैगन पागल क्यों हो गया? उस बच्चे ने क्या किया? उसने अभी बहुत ध्यान से देखा था। यहाँ तक कि आर्यन के शरीर पर आभा के उतार चढ़ाव को भी नहीं छोड़ा था। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ था। आदमी और ड्रैगन ने बस एक दूसरे को देखा था और कुछ भी नहीं हुआ था। यी युरोंग ने उत्साह से हंसते हुए कहा, आर्यन, आर्यन, आर्यन। उसने धीरे से आर्यन का नाम पुकारा। शुआन मिंग प्राइमैक्रॉन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम बहुत खुश हो? यी युरोंग ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। शुआन मिंग प्राइमैक्रॉन की आंखें भयावह हो गईं और उसने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। विचारों की दुनिया में यी युरोंग को जमीन पर थप्पड़ मारा गया था और उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। शुआन मिंग प्राइमैक्रॉन ने उपहास किया, क्या तुम अब भी खुश हो? यी युरोंग ने सिर उठाया। उसके मुंह के कोने पर अभी भी एक खुश मुस्कान थी जब उसने कहा, मैं खुश हूं। शुआन मिंग प्राइमैक्रॉन की आंखें भयावह हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, कुतिया। यी युरोंग जरा भी नहीं हिली और आर्यन का नाम धीरे से पुकारती रही, आर्यन, आर्यन, आर्यन। ऐसा लग रहा था जैसे वह आर्यन के लिए प्रार्थना कर रही हो। इस क्षण आर्यन ने देखा कि काला ड्रैगन आवरण से टकराता रहा। उसके सिर का ऊपरी हिस्सा, जो काली ज्वालाओं से बना था, फटने लगा था और काली ज्वालाओं की धाराएं फूट पड़ी, मानो वह खून उगल रहा हो। उसे नहीं पता था क्यों। आर्यन के दिल में थोड़ा दर्द हुआ। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक विचार के साथ वह सीधे काले ड्रैगन के चेतना सागर में प्रवेश कर गया और भारी आवाज में कहा, काला ड्रैगन पूर्वज। उसे परवाह नहीं थी कि काला ड्रैगन उसकी यादों में काला ड्रैगन पूर्वज था या नहीं। उसने बस उसे वैसे ही बुलाया। काला ड्रैगन अचानक रुक गया और स्तब्ध होकर पूछा, तुम कौन हो? मैं कौन हूं? जैसी उम्मीद थी। आर्यन ने अपने दिल में सोचा, यह मेरा जैसा ही होना चाहिए। उसकी यादें सील कर दी गई हैं, लेकिन उसके शरीर पर लगी सील में एक मजबूत झटका है। जैसे ही मैं उसके विचारों को महसूस करूंगा, वह कुचल जाएगा। आर्यन ने कहा, मेरा नाम आर्यन है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे एक परिचित एहसास होता है, जैसे जैसे तुम मेरे भाई हो। आर्यन ने सच्चाई से कहा। उसे ऐसा ही महसूस हुआ। काला ड्रैगन बड़बड़ाया, भाई, भाई, क्या हम भाई हैं? नहीं, हम भाई नहीं हैं। तुम एक इंसान हो, मैं एक ड्रैगन हूं, हम भाई कैसे हो सकते हैं? लेकिन मुझे तुम्हें मालिक क्यों कहना चाहिए? काला ड्रैगन बहुत दर्द में था। वह इसे नियंत्रित करना नहीं जानता था। वह मारना चाहता था। वह पागलों की तरह मारना चाहता था। लेकिन आर्यन उसके चेतना सागर में था,
लेकिन उसकी ड्रैगन आत्मा चेतना ने जरा भी अनादर करने की हिम्मत नहीं की, न ही आर्यन को मारने का जरा सा भी विचार करने की हिम्मत की। उसने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह कभी किसी इंसान से डरा नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था क्यों 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 काला ड्रैगन फिर दहाड़ा। आर्यन को नहीं पता था कि उसकी मदद कैसे करें। इस क्षण झाओ हेतियन एक बार फिर दहाड़ा। काला ड्रैगन, तुम बेकार जानवर, मैंने तुम्हें उसे खाने के लिए कहा था, क्या तुमने सुना? उसे खा जाओ। मैं तुम्हें उसे खाने का आदेश देता हूं। गरज। एक ड्रैगन की गर्जना के साथ काले ड्रैगन का शरीर पलट गया और काली ज्वालाएं जलने लगीं। अचानक काला ड्रैगन आसमान से नीचे उतरा और सीधे गहरे गड्ढे की ओर दौड़ा। झाओ हेतियन उत्साह से हंसा, हा हा हा, तुम आखिरकार आज्ञाकारी हो गए, उसे खा जाओ। उसे खा जाओ। बच्चे, तुम मरने वाले हो। आर्यन ने त्योरियां चढ़ा लीं। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2620। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। काले अजगर की यादों को खोलना। एक भयानक गर्जना के साथ काला अजगर सीधे नीचे की ओर झपटा। वह एक काले बिजली के बोल्ट जैसा था, इतनी तेज गति से आया कि नग्न आंखों से उसे स्पष्ट देख पाना असंभव था। उसका विशालकाय शरीर हवा में घूम रहा था और कोई नहीं जानता था कि वह किसे निशाना बनाने वाला था। क्या वह आर्यन होगा या फिर स्वयं झाओ हेतियन? कितना शोर है! काले अजगर ने क्रोधित होकर दहाड़ा। उसकी आवाज से आकाश कांप उठा। ठीक उसी पल झाओ हेतियन की आंखें शून्य हो गईं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वह चीख उठा। उसका आधा शरीर धरती में धंस गया था। अगर ऐसा न होता तो उसकी रूह कांप जाती, यह साफ दिखाई देता। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और आकाश की ओर देखा। डर के मारे उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं, जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आने वाली हों। उसने एक भयानक दहाड़ भरी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, काली लपटें धरती पर गिरीं। काले अजगर ने अपना मुंह खोला और झाओ हेतियन के सिर को धर दबोचा। कटाक, एक भयानक आवाज हुई। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसके धड़ से, जो जमीन में धंसा हुआ था, खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसका सिर काले अजगर के मुंह में एक कैंडी की तरह कुचलकर चूर चूर हो गया और फिर उसने उसे निगल लिया। दर्शकों में हाहाकार मच गया। हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। उस पल हर किसी ने सोचा था कि आर्यन मारा जाएगा, कि उसे काला अजगर निगल जाएगा। लेकिन किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि स्काई इंस्पेक्टर ने भी नहीं सोचा था कि काला अजगर अचानक झाओ हेतियन पर हमला करेगा और उसका सिर चबा जाएगा। यह चौंकाने वाला था, अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला। वहां मौजूद हर किसी को लगा जैसे उनका दिमाग इस पल फट जाएगा। वे सब कांप रहे थे। झाओ कुल के अंगरक्षक, 10 कुलों के लोग, झो कुल के लोग, सभी अचरज में थे। बाधा के अंदर मौजूद ये योरोंग तो और भी स्तब्ध थी।
शुआन मिंग प्राइमाक्रॉन तो लगभग आंतरिक चोटों से ग्रस्त होने वाला था, उसका खून बाहर निकलने वाला था। वह अचानक नीचे आया और अचानक उसने सिर चबा लिया। यह सब उसकी आंखों के ठीक सामने हुआ था। दृश्य का प्रभाव इतना तीव्र था कि शुआन मिंग प्राइमाक्रॉन भी कांप उठा। उसे सामान्य होने में बहुत समय लगा। आर्यन थोड़ा स्तब्ध था। अब उसे और भी यकीन हो गया था कि इस काले अजगर का उससे कोई संबंध था। अन्यथा अभी मरा हुआ तो वह खुद होता। ड्रैगन? क्या ऐसा हो सकता है? मैं अपने पिछले जन्म में एक ड्रैगन था। क्या मेरी सील की हुई यादें ड्रैगन्स में हैं? ओह हाँ, ड्रैगन एबिस डार्क प्रिजन। आलोक सिंह। आलोक सिंह पर हमला करने वाला लॉन्ग वुटियन था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी सील की हुई सभी यादें आदिम दुनिया के ड्रैगन्स से आती हैं? इस क्षण आर्यन के दिमाग में दर्द शुरू हो गया। आह! आर्यन ने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वह इतने दर्द में था कि उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बहुत असहज, बहुत असहज। आह! वह जितना ज्यादा सोचता, उसके सिर में उतना ही दर्द होता। उसी समय आर्यन के मन में एक संकेत गूंजा। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को झाओ हेतियन को मारने के लिए बधाई, अनुभव बिंदु, असली क्यूई बिंदु और क्रोध ऊर्जा मान 100 अंक प्राप्त हुए। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को क्लाउड फ्लिप पाम प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को सोल स्प्लिटिंग आर्मर प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को ब्लैक ड्रैगन स्टोन पिलर सील प्राप्त करने के लिए बधाई। उसके मन में सूचनाओं की एक श्रृंखला गूंज उठी। और इसी वजह से आर्यन का सिरदर्द थोड़ा कम हुआ। एक एक करके वस्तुएं सिस्टम स्पेस में दिखाई दीं। जब अंतिम ब्लैक ड्रैगन स्टोन पिलर गिरा तो आर्यन का दिल डूब गया। ब्लैक ड्रैगन स्टोन पिलर। तुरंत आर्यन ने तुरंत अपनी विशेषताओं की जांच की। वस्तु ब्लैक ड्रैगन स्टोन पिलर सील। ग्रेड कोई नहीं। विशेषता कोई नहीं। विवरण वह स्थान जहां ब्लैक ड्रैगन आत्मा वास करती है। विवरण 2 सील के भीतर। सील किया गया। आर्यन की निगाहें तन गईं। खेल में कई उपकरण थे जिन पर सील लगी होती थी। उनकी पूरी शक्ति जानने का केवल एक ही तरीका था और वह था सील को खोलना। लेकिन खेल में सील को खोलने के उपकरण थे, लेकिन आर्यन के पास अभी ऐसा कोई उपकरण नहीं था। इसके अलावा जैसे ही आर्यन इन चीजों को देख रहा था, काला अजगर एक बार फिर पागलपन में बाधा से टकरा गया, अपने जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना। उसके लिए जीने से बेहतर मरना था। यह बहुत दर्दनाक था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कौन था। एक अजगर के लिए इस तरह का दर्द असहनीय था। आर्यन काले अजगर के दर्द को कम करना और इन सब का कारण जानना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। अचानक एक और सिस्टम घोषणा गूंजी। डिंग! सिस्टम सूचना, आप अपने स्वास्थ्य बिंदु का उपयोग अनसीलिंग की शक्ति में बदलने के लिए कर सकते हैं। धत तेरे की! सिस्टम तुम्हें पहले बताना चाहिए था। आर्यन ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, अनसीलिंग की शक्ति के लिए एक्सचेंज करो। डिंग! सिस्टम सूचना, एक बार में 1,00,000 स्वास्थ्य बिंदु और इसे एक निश्चित समय के भीतर ठीक नहीं किया जा सकता है। जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। अगर वह इसे मारना जारी रखता तो काला अजगर सचमुच मर जाता। आर्यन अपनी खुद की यादों की सील नहीं खोल सकता था, लेकिन वह काले अजगर की सील खोलना चाहता था। कम से कम इससे उसका दर्द कम होगा। डिंग! सिस्टम सूचना, अनसीलिंग की शक्ति के लिए एक्सचेंज।
उसके स्वास्थ्य बिंदु तुरंत 1 लाख अंक कम हो गए। स्वास्थ्य बिंदु का मतलब था कि आर्यन के स्वास्थ्य बिंदु अचानक 1 लाख अंक कम हो गए। आर्यन का शरीर अचानक डूब गया, जैसे एक पल में बहुत सारा खून चूस लिया गया हो। उसके आंतरिक अंग थोड़े अव्यवस्थित थे। जैसा कि सिस्टम ने कहा था, जीवन के झरने से प्राप्त स्वास्थ्य बिंदु को जमा नहीं किया जा सकता था और बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता था। आर्यन ने परवाह नहीं की। उसने इसे सीधे ब्लैक ड्रैगन स्टोन पिलर पर इस्तेमाल किया। डिंग। सिस्टम सूचना अनसीलिंग विफल। आर्यन ने भौहें सिकोड़ी, फिर से एक्सचेंज करो। आर्यन के स्वास्थ्य बार से 1 और लाख स्वास्थ्य बिंदु गायब हो गए। उफ! आर्यन ने जबरदस्ती इसे सहा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। डिंग। सिस्टम सूचना अनसीलिंग विफल। धत तेरे की। फिर से। आर्यन रुका नहीं और फिर से एक्सचेंज किया। डिंग। अनसीलिंग विफल। फिर से। अनसीलिंग विफल। आर्यन के पास केवल 8 लाख से थोड़े ज्यादा स्वास्थ्य बिंदु बचे थे और उसने एक्सचेंज जारी रखा। अंत में उसके पास केवल 1 लाख से थोड़े ज्यादा स्वास्थ्य बिंदु बचे थे, लेकिन ब्लैक ड्रैगन स्टोन पिलर पर सील अभी भी नहीं खुली थी। अंतिम 1 लाख स्वास्थ्य बिंदु को देखते हुए आर्यन ने अपनी दृढ़ता बनाए रखी। उसे काले अजगर के दर्द को कम करना था। उसे काले अजगर की पहचान का पता लगाना था, क्योंकि अभी अभी उसने कहा था कि वे भाई थे। फिर से। डिंग। एक्सचेंज सफल। हफ। हफ। आर्यन तेजी से हाँफ रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह से खून बह रहा था। आर्यन ने भारी मन से कहा, सिस्टम, यह आखिरी बार है। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो बस मुझे मार डालो। आर्यन के पास अनसीलिंग की शक्ति के लिए एक्सचेंज करने के लिए अब कोई स्वास्थ्य बिंदु नहीं बचा था। उसके पास केवल 10,000 से थोड़े ज्यादा स्वास्थ्य बिंदु बचे थे। इसके अलावा वह थोड़े समय में ठीक नहीं हो पाएगा। वह पहले से ही मौत के कगार पर था। झाओ हेतियन मर चुका था, लेकिन अभी भी एक शुआन मिन प्राइमाक्रॉन था। फिर भी आर्यन ने संकोच नहीं किया और हल्की सांस लेते हुए बोला, आओ। डिंग। सिस्टम सूचना अनसीलिंग सफल। क्या आप जानना चाहेंगे कि ब्लैक ड्रैगन की यादें खुलने के बाद क्या हुआ? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFN, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।
हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव